हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज द फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आपने सिविक्स में एक चैप्टर पढ़ा, इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा आपने, तो उसमें आपने क्या देखा? आपने उसमें डेमोक्रेसी के बारे में देखा। डेमोक्रेसी क्या है, कैसे है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीजें पढ़ी। अब ये जो डेमोक्रेसी का सफर शुरू किया है, जो बुक का नाम है ना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो उसमें इसी तरह से आप एक एक चैप्टर खोलते जाओगे, नए नए पन्ने आपके सामने खुलते जाएंगे। हर चैप्टर में आपको एक नया एस्पेक्ट, एक नई कहानी समझ में आएगी। तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं ग्रेजुअली। चैप्टर उठाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। क्या है चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या चैप्टर की थीम है, ये सारी चीजें मैं आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में बताने वाला हूं। एंड आई प्रॉमिस यू कि एंड तक आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे, सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरह से समझ में आ जाएगी। एंड हियर वी गो। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और डिजाइन, या फिर चैप्टर का नाम आप देखोगे तो कैसा लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता है आपको, डिजाइन समझ में आता है। कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर मैं फैशन डिजाइनर बनूंगा, तो वो अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल और या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा संविधान है, कौन सा संविधान है सर, जिस बेसिस पर हमारा देश चल रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसके पास कितनी पावर होगी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सिटीजन्स के राइट्स की रिस्पेक्ट करना होगी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि चाहे अमीर हो गरीब हो सभी को समान अधिकार होंगे, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन जिससे देश चल रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिजाइन किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के पीछे क्या एफर्ट्स थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया तो उसमें ऐसा क्या है जो इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द हम चीजें पढ़ने वाले हैं। एंड ट्राई टू कनेक्ट इट विद द प्रीवियस चैप्टर, जो आप पिछला चैप्टर पढ़ के आए उससे कनेक्ट करो। कैसे? तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था देयर शुड बी सम बेसिक सेट ऑफ रूल्स। समझ में आया? जो सिटीजन्स के राइट्स की रिस्पेक्ट करें, ऐसे रूल्स होना चाहिए और ये लिखे होना चाहिए। अब कहां लिखोगे? तो दूध के हिसाब के डायरी में नहीं, ये बेसिक सेट ऑफ रूल जो है तो स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होते हैं ये रूल्स, जिन्हें कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। ये जो रूल्स होते हैं तो सरकारों से भी ऊपर होते हैं, ये सर्वोपरि होते हैं, ये रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करते हैं। ध्यान करो, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था रूल ऑफ लॉ क्या है। मतलब मान लो कि कोई प्राइम मिनिस्टर, जैसे रॉबर्ट मुगाबे का केस हमने देखा था, तो रॉबर्ट मुगाबे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, सब कुछ डेमोक्रेसी के हिसाब से हुआ था, इलेक्शन भी हुए, फ्री एंड फेयर भी हुए, सब कुछ। लेकिन रॉबर्ट मुगाबे ने पावर में आने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। तो इस केस में भी नॉन डेमोक्रेसी आपको देखने को मिल रही थी। तो डेमोक्रेसी में बेसिकली आपको सबसे ऊपर क्या रखना पड़ेगा? लॉ को। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि रूल बाय लॉ। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो लॉ बनाने वाला भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के काम करे। तो उस तरह से अगर आप कनेक्ट करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक वेल बिल्ड डिजाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर वो स्पिरिट होना चाहिए जो डेमोक्रेसी को दर्शाए, और उसी चीज के बारे में पूरा चैप्टर है। समझे कि नहीं समझे? अब तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करना पड़ता है, ठीक है। और इसी सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सीमाएं निर्धारित करता है कि कहां से कहां तक मतलब अधिकार रहेंगे किसी इंसान के, किसी सरकार के। सरकार और इंसान के बीच में कंफ्लिक्ट होंगे तो वो कैसे रिजॉल्व किए जाएंगे, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो इस सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना, साउथ अफ्रीका की स्टोरी की मदद से हम सीखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना, क्या गाइडिंग वैल्यूज है, तो वो सारी चीजें, ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या टॉपिक्स है? तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अफ्रीका क्यों पहुंच गया सर पढ़ते पढ़ते? अफ्रीका इसलिए पहुंच गया क्योंकि एक एग्जांपल है अफ्रीका का स्ट्रगल, आपको दिखाएंगे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वहां से सीखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अफ्रीका के केस को देख के हम सीखेंगे। क्या होता है ना, या तो आप गलतियां करो या सीखो। अब जीवन भर गलतियां करके सीखते रहेंगे ऐसा थोड़ी ना चलेगा, या फिर दूसरों ने जो गलतियां करी है उनसे सीख लो। क्लियर हो रहा? तो यहां पे आपको वही चीज समझना होगी क्या कि ये इतने पार्ट में, जो पहला पार्ट है ऊपर वाला, इसमें आपने क्या देख लिया कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है साउथ अफ्रीका का, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में आपको क्या देखने को मिल रहा है? स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड
टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो टॉपिक में आप साउथ अफ्रीका की स्थिति समझ के फिर उस सवाल का जवाब आपको मिलता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आगे बढ़ते हैं तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगला टॉपिक ये आपका, ठीक है। तो आपने एक एग्जांपल देख लिया, फिर इंडियन कंटेक्स्ट में देख रहे हो कि हाउ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिजाइन्ड। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या कठिन रास्ता तय किया, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लीडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहां पे बहुत सारी चीजें देखो कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, वो कब के बना के चले गए, 1950 में बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक 70 साल से ऊपर हो गए, 71 साल, आज भी हम उसी संविधान को फॉलो कर रहे हैं। पुराना नहीं हो गया सर, ठीक है, पुराना हो गया फिर भी क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो वो सारे सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, समझना हर चीज को। तो लीडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लीडर थे, किसने क्या किया, हर चीज आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। तो मैं आपको स्पेसिफिकली ये भी बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में जो टॉपिक आएगा आपका गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाएगा। तो उसमें ये दिखेगा कि हमने संविधान जो बनाया वो कैसे बनाया। तो या तो आप संविधान बनाने वालों को देख लो या फिर जो संविधान के अंदर है उसे देख लो। तो उस तरह से क्या है, दी ड्रीम्स एंड दी प्रोमिसेस ऑफ द लीडर्स हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल जो है वो प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो सब कुछ। और लास्ट में इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इतने टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक हैं, प्यारे प्यारे टॉपिक हैं, सारे सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे कि यहाँ अफ्रीका के एग्जाम्पल से आप सीखोगे कि एक संविधान की जरूरत क्यों होती है, और जब क्यों होती है समझ में आ जाएगा तो भारत का संविधान कैसे होती, ठीक है, तो कैसे बना, क्या वो सारी चीजें, उसके अंदर क्या वैल्यूज है, ठीक है। तो सारे मोतियों को धागों में पिरो दोगे तो एक माला बन जाएगी, और माला बन गई मतलब आसान हो गया काम आपके लिए, ठीक है। तो इन चीजों को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना आराम से, और समझते चलना। बढ़िया पॉपकॉर्न रखो अपने पास और कहानी सुनो, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है, वो सारी चीजें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको ये फायदा मिल जाएगा। साथ ही साथ क्या है, आप ये जो स्लाइड्स हैं, पीपीटीज हैं, नोट्स हैं, इन्हें एब्सोल्युटली फॉर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं कम्युनिटी टैब से, जहां पे आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल ऐप डाउनलोड करना पड़ता है अनअकैडमी, और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, दिस टाइम फॉर अफ्रीका। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, साउथ अफ्रीका की स्थिति जो है ना, साउथ अफ्रीका को आजादी और लेट मिलती है। हमारे को तो 1947 में मिल गई थी, इन्हें आजादी मिलते मिलते 1994 आ गया था, ठीक है, काफी लेट मिली। अब यहां पे आजादी किससे लेना था, तो वही इनका, हमारा दुश्मन इनका दुश्मन, एक एक कौन, ब्रिटेन। तो कहानी कुछ ऐसी है, जैसे अगर आप देखोगे, मैंने कई मैप भी लगाया, हाँ ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका देखने को मिल रहा है। कुछ बच्चों को अफ्रीका और साउथ अफ्रीका एक ही लगता था, नहीं, अफ्रीका ये पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, उसमें इंडिया एक कंट्री है ना, वैसे अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट के अंदर नीचे साउथ की तरफ आपको एक कंट्री देखने को मिल रहा है, साउथ की तरफ, इसके लिए इसका नाम साउथ अफ्रीका रख दिया, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका जो देश है, इस साउथ अफ्रीका में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये यहां से यूरोप में, इधर ब्रिटेन है कहीं यहाँ ऊपर, तो ब्रिटेन से ब्रिटिशर्स साउथ अफ्रीका में भी जाके बैठ गए थे और आगे इंडिया में भी आ गए थे यहाँ, ठीक है। तो इंडिया को भी कॉलोनी बनाया था उन्होंने, साउथ अफ्रीका को भी कॉलोनी बनाया था। अब जब कॉलोनी बनाया था वहां पे तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत डेमोक्रेसी और ये वो सारी चीजें थे, तो अत्याचारी। तो यहां भी उन्होंने क्या किया, अत्याचार किया, यहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया, ठीक है। तो बैकग्राउंड वही है कि साउथ अफ्रीका में, जैसे अगर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका में पहले क्या चलता था, व्हाइट डोमिनेशन था। व्हाइट डोमिनेशन मतलब क्या है कि जो ब्रिटेन से लोग गए वहां पे, ब्रिटेन से ट्रेड करने गए, तो उन्होंने देखा कि क्या ट्रेड तो होता रहेगा, कंट्रोल पा लो, तो उन्होंने पॉलिटिकली कंट्रोल पा लिया। इंडिया के केस में और साउथ अफ्रीका के केस में एक जो डिफरेंस था वो ये था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स सेटल नहीं हुए उतने ज्यादा, यहां वो खून ही चूस रहे थे हमारा। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हो गया, उन्होंने बोला कि यहीं सेटल हो जाते हैं, वहां पे केप टाउन वगैरह में क्लाइमेट अच्छा है थोड़ा, तो उसके लिए क्या वो वहीं सेटल हो गए। कहां पे, साउथ अफ्रीका में वहीं सेटल हो गए ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये एक डिफरेंस था, समझा रहा हूं। तो बैकग्राउंड क्या है कि बैकग्राउंड ये है कि जब ब्रिटिशर्स वहां सेटल हो गए, बहुत सारे व्हाइट पीपल, तो उसके चलते वो वहां के जो नेटिव्स थे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। नेटिव्स जो थे वहां के, उनके ऊपर क्या करने लगे, डोमिनेशन शो करने लगे, ठीक है। तो वहां के जो ब्लैक्स थे, कलर्ड पीपल थे, उन लोगों के साथ रेस के बेसिस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर के बेसिस पे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। और इसी डिस्क्रिमिनेशन को क्या है, इसी डिस्क्रिमिनेशन को अपोज भी किया बहुत सारे लीडर्स ने। जैसे हमारे यहां भी ब्रिटिशर्स अत्याचारी थे, तो अत्याचार एक हद तक सहा ना, फिर हमारे लीडर्स ने आवाज उठाई। तो वैसे अगर आप वहां देखोगे तो वहां लीडर कौन थे, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई, किसके अगेंस्ट में, नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई, किस चीज के अगेंस्ट में, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में। समझ में आ रहा है। तो बैकग्राउंड क्या था, तो बैकग्राउंड ये था कि नेल्सन मंडेला ही फॉट अगेंस्ट दी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो वहां पे होता था, जो भेदभाव होता था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई।
और इसी के चलते उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन 1964। यहां पे कहानी समझना, ठीक है। टियरसन का उनके ऊपर क्या लगाया गया आरोप। टियरसन मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं। जैसे ब्रिटिश टाइम पीरियड में जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो हमारे जो लोग आवाज उठाते थे उन्हें जेल में डाल देते थे। हमारे लिए तो नेशनलिस्ट लीडर थे, लेकिन उनको जेल में क्या बोल के डाला जाता था कि ये देशद्रोही है। वो तो देश को आजाद करवाना चाह रहे थे हमारे लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप आवाज उठाओगे तो आप देशद्रोही बन जाओगे। सिंपल सी चीज है। तो जब इस तरह का शासन था ब्रिटिशर्स, ठीक है, के टाइम पीरियड में, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जैसे अगर आप देखोगे तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई। ही वाज राइट, बट ही वाज चार्ज विद टियरसन और उसी के चलते उन्हें जेल में डाल दिया गया। आगे आने वाले 28 साल तक उन्होंने अपना जीवन जो है जेल में बिताया, ठीक है। 1964 से जैसे अगर आप देखोगे तो आगे आने वाले 28 साल तक उन्होंने अपना जीवन जेल में बिताया बिकॉज ऑफ हिज डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजिम इन हिज कंट्री। और उन्हें जेल में क्यों डाला? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो अपार्थाइड रिजिम था वहां पे उसको अपोज किया। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है, अपार्थाइड रिजिम क्या होता है? अपार्थाइड रिजिम का मतलब सिंपल सा ये होता है कि इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, ठीक है, वेयर दी पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड इन साउथ अफ्रीका ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। तो नस्ल के आधार पर जब लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा, और ये सरकार कर रही थी साउथ अफ्रीका की, ये जो सिस्टम था इसे अपार्थाइड कहा गया। और ये टाइम पीरियड जब चल रहा था तो अपार्थाइड रिजीम हो गया। जैसे रेन ऑफ टेरर आपने पढ़ा था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो वही रेन और रिजीम वही वाली चीज है। तो नेल्सन मंडेला ने इस अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट में आवाज उठाई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। अगले 28 साल अपने जीवन के उन्होंने साउथ अफ्रीका की मोस्ट डियर्डेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड में जो जेल थी वहां पे बिताए। और कारण सीधा सा था कि ही वॉज नॉट सपोर्टिंग दी डोमिनेशन, व्हाइट डोमिनेशन ओवर ब्लैक्स, ही वॉज अपोजिंग दी इनजस्टिस, ठीक है, विच वॉज देयर इन साउथ अफ्रीका। समझ में आई इतनी कहानी उनकी? अब देखो क्या है, तो ये स्ट्रगल यहां से इन्होंने चिंगारी छेड़ी थी एक तरह से। साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ अपार्थाइड के अगेंस्ट में, तो वो तो शुरुआत थी 1964 में, उन्हें जेल में डाल दिया गया, ठीक है। फिर अब ऐसा होता है ना कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग फॉर अ कॉज स्टैंड लाइक अ ट्री, कि अगर आपके बीज भी गिरे तो वो बीज भी पेड़ बने और कॉज खत्म ना हो। तो वही चीज यहां पे भी थी। क्या वही चीज यहां पे भी थी कि नेल्सन मंडेला ने जो चिंगारी छोड़ी थी, या फिर कह सकते हैं जो स्ट्रगल स्टार्ट किया था, स्ट्रगल कंटिन्यू होता है। तो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में लोग कंटिन्यूअसली आवाज उठाते रहे। अपार्थाइड क्या है? तो इट वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रमोटेड बाय व्हाइट गवर्नमेंट। The system of apartheid divided the people and leveled them on the basis of their skin color। ये डेफिनेशन मिल गई आपको, ठीक है, अपार्थाइड की डेफिनेशन मिल गई। तो ये गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट खुद ये सिस्टम चलाती थी, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, दी व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर। अब क्या होता है ना, वो भेदभाव कब होगा? जब एक छोटा एक बड़ा कंसीडर करेंगे, सब समान रूप के रहेंगे, सब एक दूसरे को एक जैसा समझेंगे, बराबर समझेंगे, तो फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। लेकिन जब क्या हुआ, जब व्हाइट्स जो थे, तो दी व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर, ठीक है। तो जितने भी नॉन व्हाइट्स थे, नॉन व्हाइट्स मतलब ब्लैक्स हो गए, ठीक है, कलर्ड हो गए। तो कलर्ड में ये मत समझ लेना कि लाल पीला नारंगी कलर का इंसान होगा। कलर्ड मतलब जो वहां के नेटिव ब्लैक नहीं है, जो यूरोपियन जैसे व्हाइट भी नहीं है, जो बीच के हैं। कौन लोग? जैसे हम लोग, ठीक है। तो इंडियंस जो थे, तो इंडियंस भी जब क्या है, इंडियंस भी साउथ अफ्रीका वगैरह में जब रहने लगे तो उन्हें कलर्ड कहा जाता था, ठीक है। ये हो गया। तो दी नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव दी वोटिंग राइट, इस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह किया जाता था अपार्थाइड रिजिम में। अब एक सवाल यहां पे ये बनता है, देखो सवाल ये बनता है, नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्हें जेल में क्यों डाला? ये छोटे छोटे सवाल तो बनेंगी। एक बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे बन जाता है वो बन जाता है कि हाउ द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, या फिर व्हाट वाज द अपार्थाइड सिस्टम, हाउ इट वाज प्रैक्टिस्ड। तो एक सवाल ये बन गया आपके कि अपार्थाइड सिस्टम क्या था और उसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता था। तो अपार्थाइड सिस्टम क्या था, उसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता था, तो यहां पे वो दिया गया है, देखो समझो यहां पे, ठीक है। तो अपार्थाइड सिस्टम क्या था, उसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता था? तो दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द व्हाइट एरिया, ठीक है। कौन? ब्लैक्स जो थे, तो ब्लैक्स अधिकतर ज्यादा उसका ऑपरेशन सहते थे। कैसे? तो ब्लैक्स को व्हाइट लोग जहां रहते थे वहां रहने नहीं दिया जाता था, उनके लिए क्षेत्र अलग कर दिया जाता था। दे कुड नॉट वर्क इन व्हाइट एरिया ओनली इफ दे कुड वर्क इन व्हाइट एरिया ओनली इफ दे हैड अ परमिट। व्हाइट एरिया में जाने के लिए उन्हें परमिट चाहिए रहता था, बिना परमिट के नहीं आ सकते हो, आप पनिश कर दिए जाओगे, ठीक है। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट, ऑल were all separated for the whites and blacks। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जितनी भी पब्लिक यूसेज वाली जगह है, ठीक है, जो भी पब्लिक फैसिलिटीज थी,
सारी पब्लिक फैसिलिटीज को उन्होंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अंडर अपार्थाइड रिजीम, अपार्थाइड सिस्टम जो चल रहा था वहां पे, उसके अंदर सेग्रीगेशन की पॉलिसी को फॉलो किया जाता था। एक सवाल छोटा ये बन जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेग्रीगेशन? तो सेग्रीगेशन वाज द पॉलिसी under which all public facilities such as trains, buses, taxi, hotels and so on, ठीक है, all these public facilities were separated for blacks and whites in South Africa and this separation was known as segregation, ठीक है। what do you understand by segregation? समझ में आया? तो आपको समझना होगा कि कैसे अपार्थाइड सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता था। वोटिंग राइट नहीं होते थे, व्हाइट एरिया में रहने नहीं दिया जाता था, काम करने जाओगे तो बिना परमिट के नहीं जा सकते हो, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज सेपरेट कर दिए। दे कुड नॉट इवन विजिट दी चर्चेस वेयर दी व्हाइट वर्शिप, जहां पे व्हाइट पीपल जो है, ठीक है, वो लोग जहां पे पूजा पाठ करने अपने चर्च में जाते थे संडे को, तो वहां पे ब्लैक नहीं जा सकते थे, मतलब उन्होंने भगवानों को भी बांट दिया, ठीक है, मियरली ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। फिर क्या है, ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट। और तो क्या है कि ब्लैक जो है अत्याचार सहेंगे और इस अत्याचार के अगेंस्ट में आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बंदोबस्त व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने, क्योंकि थे कम व्हाइट लोग लेकिन मेजोरिटी ब्लैक के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। वो समझ में आया? यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए चीजें यहां तक। अब जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ बताया गया साइन बोर्ड जो है, ठीक है, तो साइन बोर्ड एम्ब्लेमेटिक ऑफ टेंस रिलेशन ऑफ अपार्थाइड एरिया। तो ये बताया गया है उसमें कि क्या क्या अगर कोई ब्लैक्स ढूंढता, मतलब ब्लैक्स अगर व्हाइट के एरिया में आ गए तो अगले दिन वो मिसिंग हो जाएंगे, मतलब गुमशुदा का पोस्टर लग जाएगा, कुल मिला के मार दिए जाएंगे। फिर अब जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जुलू में, इंग्लिश में, अफ्रीकाना, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अफ्रीकाना जुलू वहां की लोकल लैंग्वेज है। सिटी ऑफ डरबन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाय लॉ, दिस बेदिंग एरिया इज रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द व्हाइट रेस ग्रुप, ठीक है, सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए ही है यहाँ पे। तो उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन की पराकाष्ठा थी यहाँ पे, ठीक है, बहुत ऊपर। जैसे इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है पहले, अब तो फिर भी कम है, मैं ये नहीं बोलूंगा खत्म हो गई, लेकिन फिर भी पहले जिस तरह से कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, तो अनटचेबिलिटी का फॉरेन वर्जन जो है वो है अपार्थाइड, ठीक है। वहां पे अनटचेबिलिटी जैसी चीज प्रैक्टिस की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, हमारे यहाँ कास्ट के बेसिस पे की जाती थी ब्रॉडली पहले। समझ में आया? तो वही चीज अफ्रीका में भी हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो सर आपने पिक्चर का फर्स्ट हाफ दिखाया है हमें, क्या पिक्चर का फर्स्ट हाफ, कि लोग सफर कर रहे थे। अब लोग सफर करते करते किस दिन फूट पड़ेंगे, किस दिन प्रोटेस्ट में बाहर निकलेंगे। तो अब जैसे लोगों ने क्या करा, वहां जैसे अगर आप देखोगे तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बनाई गई, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन एंडिंग अपार्थाइड। अब आप सोच रहे हो सर कांग्रेस वहां भी पहुंच गई, ठीक है। कांग्रेस का मतलब ये होता है कि कांग्रेस मतलब ग्रुप, ठीक है, कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप। तो जैसे आप देखोगे कांग्रेस आपको यूरोप में भी मिल जाएगी, कांग्रेस इंडिया में भी मिल जाएगी, कांग्रेस हर जगह मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन हर जगह कांग्रेस शब्द लिया गया है, हर जगह कांग्रेस शब्द लिया गया है, ठीक है। तो जैसे खाना, तो खाना होता है, वो खाने के अंदर डिश अलग अलग हो सकते हैं, तो कांग्रेस सिर्फ शब्द है, फाइन। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसने क्या किया, जहां पे देश को आजादी दिलाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया गया। तो सिंस 1950 दी ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। आप बोलो सर इंडियन लोगों को इतना लड़ने में क्या मजा आता है, ब्रिटिशर से लड़ने, वहां भी पहुंच गए। तो वहां पे भी एक क्या है, एक कह सकते हैं हैंडफुल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो इंडियन ओरिजिन की थी। कैसे इंडियन ओरिजिन की थी, तो जिनके फोरफादर, मतलब कह सकते हैं बहुत सारे इंडियंस जो है तो ब्रिटिशर्स यहां से पकड़ के ले गए उधर प्लांटेशन फील्ड पे काम करवाने के लिए, वो वहीं सेटल हो गए, जिनके फोरफादर प्लांटेशन फील्ड्स पे काम करने के लिए आए थे। तो वो इंडियंस जो है, जैसे आप देखोगे तो क्या है, महात्मा गांधी भी गए थे साउथ अफ्रीका, वो पढ़ाई करने गए थे, बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ब्लैक, कलर्ड एंड इंडियंस, तो ये सभी लोगों ने इस अपार्थाइड रिजिम के अगेंस्ट में आवाज उठाई। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट मार्च हो गए, स्ट्राइक्स हो गए, सारी चीजें लॉन्च की गई। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये सेग्रीगेशन की जो पॉलिसी थी, जो अलग अलग भेदभाव कर देते थे, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई गई, लड़के इन लोगों ने क्या किया, अपनी बात मनवाई। कैसे मनवाई, तो एज द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज समझना होगी क्या, कि जब ऐसा होता है ना कि अब वो जो क्रांति आ रही है, वो क्रांति को आप नहीं रोक सकते हो। तो क्रांति को जब नहीं रोक सकते हो, तो जितने भी ये जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इन लोगों को समझ में आ गया क्या, जो गवर्नमेंट थी, व्हाइट गवर्नमेंट, इट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, ठीक है। तो वो दबा के
सप्रेस करके लंबे समय तक रोक नहीं सकते, दबा के सप्रेस करके लंबे समय तक रोक नहीं सकते। एक ना एक दिन क्या रहेगा, एक ना एक दिन चेंज तो आके रहेगा, क्योंकि प्रोटेस्टर्स और जो स्ट्रगल है वो तेज है। समझ में आ रहा? तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या होता है कि व्हाइट गवर्नमेंट बोलती है कि चलो भाई ठीक है, अब तुम आजादी आजादी चिल्ला ही रहे हो तो ले जाओ आजादी, ठीक है, तो वही होता है। तो अल्टीमेटली द साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था, इस डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम से आप जैसे देखोगे तो आई गेस 1994 में 26 अप्रैल 1994 में क्या होता है, अफ्रीका को अल्टीमेटली आजादी मिलती है इस व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट से, और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज था, डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट थी, इससे आजादी मिलती है। तो द व्हाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसीज, discriminatory laws were repealed, ban on the political parties and restrictions on the media were lifted. After 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, ठीक है। अब यहां पे आपको समझना होगा क्या हो रहा है, देखो कहानी अच्छे से। तो व्हाइट रिजीम जो है तो उसने अपनी पॉलिसी बदल ली, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वगैरह सब खत्म कर दिए, पॉलिटिकल पार्टीज पे जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी, मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शन थी, सब खत्म करके नेल्सन मंडेला जो कि उनके हीरो थे, ठीक है, तो 28 सालों तक जेल से संघर्ष करने के बाद में फिर क्या है, वो जेल से बाहर निकल के आए, वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, ठीक है। तो जब नेल्सन मंडेला छूट के आ रहे थे तो पीपल वर लाइक उत्सव की तैयारी करो, हमारे हीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइप से क्या है, उस टाइप से नेल्सन मंडेला वापस आए। तो द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड पेविंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अपार्थाइड गवर्नमेंट जो थी, जो डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट थी, उसका काम तमाम, और एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई। फिर यहाँ पे मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाई गई, इसका मतलब क्या है, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट यानी कि अब जो गवर्नमेंट बनी तो उसमें ब्लैक व्हाइट, ठीक है, व्हाइट भी होंगे, ऐसा नहीं कि व्हाइट को हटा देंगे, ब्लैक व्हाइट कलर्ड सभी लोग मिलकर फिर देश चलाएंगे, व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? तो अब नाउ ट्राई टू कनेक्ट विद द थीम ऑफ द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रोल। अब सर हमने ये तो पूरा पढ़ लिया है, तो कहानी थी, कहानी खत्म, ठीक है, पिक्चर खत्म हो गई, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बता दिया क्या स्थिति थी और हीरो ने किस तरह से जिताया। अब आगे क्या होता है, सवाल ये है कि आगे क्या होता है। तो यहां पे अब आपको अब आ जाओ वापस चैप्टर पे, कहानी सुन ली ना, आप चैप्टर पे आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो इस पूरे केस में आपको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन दिखा नहीं दिखा, लेकिन बड़ा चैलेंज ये नहीं था कि आजादी लेना है, बड़ा चैलेंज ये था कि आजादी लेने के बाद उसी देश में जहां पे एक समय पे व्हाइट्स ने ब्लैक्स के साथ अत्याचार किया, क्या ब्लैक्स व्हाइट को माफ कर देंगे, क्या दोनों मिलकर रह पाएंगे और मिलकर रह लेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? समझ में आ रहा है? तो उस केस में क्या है, उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन आता है पिक्चर में, एकदम बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के ऐसे बोलते चलो हट जाओ साइड में, मेरी बारी, ठीक है। तो यहां कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। तो नेल्सन मंडेला जिस तरह से जैसे आप देखोगे तो वो अपने सपोर्टर्स वगैरह के साथ में जैसे आजादी पाली, ये सारा सब कुछ, ठीक है। नेल्सन मंडेला का देखो थॉट, देखो यहाँ पे, आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन and I have fought against the black domination. I have cherished the ideals of democratic and free society in which all person live together in harmony with equal opportunities. मतलब वो ये बोल रहे थे डोमिनेशन कोई भी करे, ब्लैक करे या व्हाइट करे, वो गलत है और मैंने उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़के फ्री सोसाइटी जहां पे हर इंसान सुखी जीवन जी सके, हार्मनी में जी सके, ऐसी सोसाइटी जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, मैं उसकी उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो इट इज एन आइडियल, ये आइडिया जो था उनका कि सब सुखी रहे, इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये एक ऐसा विचार है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूं, जिसको मैं अचीव करना चाहता हूं, ठीक है। बट इफ नीड्स बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। और अगर मौका लगा तो इस विचार के लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। तो इस तरह से उन्होंने अपना आइडिया बताया कि सोसाइटी जस्ट होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे कनेक्ट करोगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे कनेक्ट करना क्या कि आजादी मिल गई, लेकिन अब सवाल यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू गिव द व्हाइट फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर, ठीक है। The party that ruled through the oppression and brutal killing and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution. Point समझना, यहां पे एक बहुत अच्छा मैं आपको इंटरप्रिटेशन देता हूं। क्या हो रहा है, आप यहां पे देखो कि एक ऐसी स्थिति बनी, कैसी स्थिति बनी कि व्हाइट्स ने बहुत अत्याचार किए ब्लैक्स के ऊपर। अब ब्लैक्स के पास मौका आ गया था, रुक जाओ जरा हमारी बारी है, बताते हैं, ठीक है। अब चाहते ब्लैक्स तो ब्लैक्स भी वही करते हैं जैसा व्हाइट्स ने उनके साथ करा कि अब तो हमारी सरकार बन गई है, रुको अब तुम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेटरी लॉज लाएंगे और तुम्हें सब चीफ फैसिलिटीज देंगे और हम एंजॉय करेंगे, तुम्हारे को परमिट लेना पड़ेगा काम करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि ब्लैक लीडर जो थे तो दे अपील टू द ब्लैक्स, ठीक है, फेलो ब्लैक्स। क्या अपील किया कि माफ करो यार, नेकी करो, दरिया में डालो। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो यहां पे नेल्सन मंडेला के जो विचार थे ना, दे वर इंस्पायर्ड, ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम महात्मा गांधी। इनफैक्ट ही रोट इन हिज ऑटोबायोग्राफी
ठीक है, कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा उनके ऊपर, महात्मा गांधी के मोड ऑफ स्ट्रगल का, सत्याग्रह का। महात्मा गांधी का क्या थॉट था यहाँ पे, एन आई फॉर एन आई विल मेक दी होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले अगर आंख लोगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। और उसी बात पर ध्यान देते हुए इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, जो भी हुआ पास्ट में उसे भूलो, ब्लैक्स अगर बदले लेने की भावना रखेंगे तो एक दिन व्हाइट फिर पावर में आएंगे, फिर वो बदला लेंगे और तुम एक दूसरे से बदला ही लेते रहना, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है? तो उसके चलते उन्होंने बोला क्या है कि हम क्या करते हैं, शांति प्रिय तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाएंगे। तो जहां पे जिन्होंने ऑपरेस किया और जिन्होंने ऑपरेशन सहा, दोनों ही लोग साथ में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च ऑफ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स nobody should be excluded, no one should be treated as demon। ठीक है, तो कोई भी छूटे ना, सबको समान अधिकार मिले, और कोई भी इस तरह से ना देखा जाए कि ये तो इसने गलत किया था, इन्हें राइट नहीं देना, व्हाइट कम्युनिटी को कोई राइट नहीं देना। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो प्रोग्रेसिव सोच रखे आगे की तरफ। ठीक है, दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन व्हाटएवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। तो वो ये कि पास्ट भुला के प्रोग्रेसिव फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, किसी ने कुछ भी किया हो वो छोड़ो, हम आगे के बारे में सोचेंगे। तो इस सोच के साथ में फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना चाहता हूं, मतलब आपके साथ में। देखो हम मन से जुड़े हैं, आप उधर मन में जवाब दे दोगे ना, मेरे पास जवाब आ जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी था साउथ अफ्रीका में? मतलब आजादी मिल गई, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी काम चला सकते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ क्या रोल प्ले करा? मन में जवाब दो। अगर आपके मन में मैं जो बोलूंगा वो निकल आया जवाब, मतलब वही मन से जुड़े हैं, और नहीं भी निकला तो भी जुड़े हैं, लेकिन मन में थोड़ा अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने की कोशिश करो। आपने पूरी कहानी पढ़ी, देखो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के काम चल सकता था, लेकिन क्या गारंटी थी कि कल को ब्लैक्स पलटेंगे नहीं, और क्या गारंटी थी कि व्हाइट्स कल को फिर से सप्रेस ना कर देने? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने बांध के रखा दोनों ही कम्युनिटीज को। कॉन्स्टिट्यूशन ने वो ट्रस्ट डेवलप किया। क्या ट्रस्ट डेवलप किया? कि चाहे पावर किसी के पास भी हो, वो पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे वो ब्लैक्स के पास हो चाहे व्हाइट्स के पास हो। जिस तरह से पास्ट में जो भी चलाया उसको एक तरफ चूल्हे पे रखो, लेकिन आगे जो समाज चलेगा हमारा, आगे जो सोसाइटी बढ़ेगी साउथ अफ्रीका की, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होगी। तो यहां पे कनेक्ट करना, व्हाट आर द लेसंस फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन? ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट विद द एग्जांपल ऑफ फुटबॉल गेम। अब एक फुटबॉल गेम भी बता रहा हूं मैं आपको। क्या है कि फुटबॉल खेल रहे हैं, अब अगर फुटबॉल में नियम नहीं रखोगे आप कुछ, ठीक है, उस मैच में आप क्या कर रहे हैं, कोई नियम नहीं रख रहे हो, आपने बोला कि बस मैच खेल लेते हैं, ठीक है, तो ब्लैक्स और व्हाइट्स ऐसे कंसीडर कर लो जैसे अफ्रीका की 2 टीमें हैं। अब क्या होगा कि अब जब ऐसा लगेगा व्हाइट्स को कि यार ब्लैक्स तो जीत रहे हैं, तो वो व्हाइट्स क्या कर लेंगे, वो बॉल को हाथ में उठा के फुटबॉल से रग्बी बना देंगे और दौड़ते दौड़ते जाएंगे और बोल देंगे ये गोल हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पे? एब्सेंस ऑफ रूल जो रहेगा वो क्या कर सकता है, एक तरह से सब कुछ अस्त व्यस्त कर सकता है। तो रूल्स का होना बहुत जरूरी है, और वो रूल्स कहां आएंगे? ऊपर से टपकेंगे नहीं, वो रूल्स आपको बनाना पड़ेंगे, सेट करना पड़ेंगे कि समाज आगे कैसे बढ़े, और वो रूल्स आपने सेट किए कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस इज द क्रक्स, ये स्टोरी है, इसके क्रक्स समझो। क्या कि इस कंटेक्स्ट में जैसे अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल्स? जैसे फुटबॉल गेम में मैंने आपको बताया कि रूल्स जो रहेंगे तो उससे आप स्टैब्लिश कर पाओगे, सेट कर पाओगे कि कोई गलत ना करे और गलत ना हो। दोनों ही चीजें, अगर गलत होगी तो पनिशमेंट होगी, और वो कब हो पाएगा? जब रूल्स सेट करोगे। तो वही रूल्स तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी डालते हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो उस सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका सीधा आता है, ये क्या सीधा आता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर दी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी तरह से आ जाए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, यहां पे वो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल। ठीक है, दैट आर सेट ऑफ Constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखना। तो Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and government। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्या पॉइंट ध्यान रखिएगा? ये वाला पॉइंट विशेष रूप से। क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है सेट ऑफ रिटन रूल है जो क्या कर रहे हैं, कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। जो जो लोग कंट्री के अंदर रह रहे हैं वो सारे लोग उस रूल को एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा है, तो क्या लिखा है, ठीक है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी नहीं लिख दिया आपने। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने ये लिखा है कि देश कैसे चलेगा,
ठीक है, रिलेशनशिप सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कैसी होगी, सिटीजन्स के बीच में रिलेशनशिप कैसी होंगी, किस तरह से किसके क्या अधिकार होंगे, तो वो चीज आपने लिख दी है। तो इस सेंस में इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, किसी भी देश का, किसी भी धरती का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो यहां पे आपको चीजें ऐसी क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल living together in a country, ठीक है। Constitution is the supreme law that determines the relationship among the people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and government. So this is the constitution. अब why do we need it? ठीक है, constitution हमें क्यों चाहिए रहता है, वो क्या काम करता है? तो constitution does many things. constitution एक काम नहीं, दो काम नहीं, बहुत काम करता है। और आपको क्वेश्चन 5 नंबर का सीधा ये आएगा, वही मैं बता रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? क्या करता है मैं पहली चीज, फर्स्ट क्या है? इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट डेवलप करता है। कैसा डिग्री ऑफ ट्रस्ट डेवलप करता है कॉन्स्टिट्यूशन? कि मैंने आपको बताया ना कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और व्हाइट्स साथ में तो रह लेंगे, लेकिन क्या गारंटी कि रह लेंगे, वो लड़ भी तो बैठते हैं, ठीक है। तो क्या गारंटी कि वो लड़ेंगे नहीं, वो साथ में ही रहेंगे? तो वहां पे ये गारंटी है। क्या गारंटी है? वहां पे ये गारंटी है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो एक ट्रस्ट रहेगा कि नहीं यार, मतलब बोलते ना एग्रीमेंट कर लेते हो तो क्या रहता है, एग्रीमेंट कर लेते हो तो ना उस पार्टी को डर रहेगा ना इस पार्टी को डर रहेगा कि दोनों कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर एग्रीमेट नहीं है तो कब कौन बदल जाए क्या भरोसा, ठीक है, कब कौन बदल जाए क्या भरोसा। तो वही चीज यहां पे बताई गई, क्या कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डिग्री ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो पाता है, ठीक है। पहला फंक्शन ये हो गया। या फिर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डज, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, तो उसमें पहली चीज ये हो गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डू मेनी थिंग्स, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डू मेनी थिंग्स, तो उसमें पहली चीज ये हो गई। फिर क्या सेकंड जो है, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो वो स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे कंस्टिट्यूट होगी, किसके पास कितनी पावर होगी। तो जो बोलते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर, ढांचा जो तैयार करता है कि देश कैसा चलेगा, तो देश कैसे चलेगा उसके अंदर वो ये कि खेल के बेसिक जो रूल्स है, बेसिक सेट ऑफ रूल्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखे जाएंगे। कोई भी जैसे गेम होता है तो गेम का भी एक क्या होता है, रूल का सेट होता है। वैसे क्या हो कि देश भी अब क्या है, देश भी एक पूरा एक समझ लो एक गेम है पूरा, फॉर एग्जाम्पल। तो उसे देश को कैसे चलाना है, खेलना नहीं है, देश के साथ थोड़ी ना खेल सकते हो आप, ठीक है। तो वहां पे क्या है, देश को कैसे चलाना है वो भी आप कहां लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजंस आर। कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो ये पॉसिबल कर पाता है कि लोगों के बीच में आपस में कैसे रिलेशन रहेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो क्या करता है, वो ये तय करता है कि गवर्नमेंट कहीं मतलब ऑटोक्रेटिक ना हो जाए बहुत ज्यादा, कि अत्याचारी हो जाए, लोगों के अधिकार ही खत्म कर दे। अल्टीमेटली वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों है, लोगों के लिए बनाया है। तो लोग जो है, आम जनता जनार्दन जो है, उसे आप कैसे बचा पाओगे, उसे तभी बचा पाओगे जब आप सरकार के ऊपर लगाम लगा के रखोगे। देखो हु इज द मोस्ट पावरफुल, तो आप बोल सकते हो सर पैसे वाले पावरफुल होते हैं, बिजनेसमैन पावरफुल होते हैं, या फिर कह लो कि अंडरवर्ल्ड के लोग पावरफुल होते हैं। नहीं, ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल कोई होता है देश में तो सरकार होती है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, तो इसके लिए सरकार की लगाम कसना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वो सरकार की लगाम सिर्फ एक ही चीज कस सकती है कि संविधान जो है वो सर्वोपरि रहे, रूल ऑफ लॉ रहे, ठीक है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फंक्शन ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। फोर्थ, दिस वन इज इंटरेस्टिंग, क्या, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपका संविधान क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप क्या हो। एक एग्जांपल जो मैं आपको देना चाह रहा हूं वो ये है कि एक देश था, एक देश में क्या चोर थे सारे, ठीक है, सब लुटेरे चोर थे। तो वो लोग कैसा संविधान बनाएंगे पता है, उस संविधान में चोरी करना जुर्म बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा ये होगा कि जो ज्यादा बड़ी चोरी करके लाएगा उसको ज्यादा पुरस्कार देंगे, ठीक है, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज देंगे। आ रहा है समझ में? तो जो लोग होंगे वो, आपने सुना है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकसेर भाजी टकसेर खाजा, ठीक है। तो जैसी प्रजा होगी वो वैसा राजा चाहेगी, जैसा लोग सोचेंगे वो उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपने लिए। समझ में आ रहा है? तो फोर्थ क्या है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, ठीक है। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने अच्छे नागरिकों की एस्पिरेशंस को दर्शाता है। समझ में आ रहा? तो जैसे नागरिक होंगे, जो नागरिकों की एस्पिरेशन होगी वही कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या दर्शाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का आईना है उस समाज को अगर देखना है। अगर उस समाज में जैसे महिलाओं का अधिकार नहीं है तो दर्शाता है क्या कि वो समाज जो है रूढ़िवादी है, पिछड़ा हुआ कंजर्वेटिव समाज है, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार नहीं दिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार कब आएंगे, जब वहां के लोग सोचेंगे। अगर लोग ही
पिछड़े हुए कंजर्वेटिव हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अधिकार नहीं डालेंगे। समझ में आ रही कहानी? तो फोर्थ क्या, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitutions। तो आप अपना आंसर जब लिखोगे, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें एक कंक्लूसिव लाइन ये जरूर लिखना, क्या कि हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं वो डेमोक्रेटिक हो। मतलब चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, सऊदी अरेबिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहां पे इक्वल राइट्स नहीं है, वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रख लेने से डेमोक्रेटिक नहीं बन जाओगे, लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखोगे जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे यूएसए, तो यूएसए ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो फिर ये एक पैटर्न बन गया। क्या बन गया कि अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें रूल्स हो, जो रूल्स ये सारी चीजों को दर्शा रहे हो, जो रूल्स इन सारी चीजों को बता रहे हो। समझ में आ रही है कहानी? तो इस तरह से क्या है, इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है हमारी। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन का आपको जवाब मिल गया। तो ये हमने देख लिया कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं कहां, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखो आपको कॉन्स्टिट्यूशन कितनी कहानी समझ में आ गई एकदम अच्छी तरह से। कितनी कहानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है ना? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। साउथ अफ्रीका के केस से आपने समझ लिया। और फाइन, अब आ जाओ अपने देश में वापस, ठीक है, स्वदेश बनाते हैं, लौट के आ जाओ अपने देश में। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी नो डाउट, अब आपको ये तो क्लैरिटी हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी ऐसे काम कर रहा है जो कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिजाइन्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर से कनेक्ट कर लिया। तो अब जैसे अगर हम बात करें तो द सिचुएशन अंडर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड वर, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट, बहुत परेशानियों का सामना करके हमने क्या करा, हमारा संविधान बनाया। जैसे तो इट वाज नॉट इजी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत कठिन परिस्थिति में बनाया गया। कैसी कठिन परिस्थिति? तो अब एक सवाल आपका यहाँ पे बन सकता है एग्जाम में, व्हाट वर द सिचुएशन, व्हाट वर द सिचुएशंस इन आवर कंट्री ड्यूरिंग व्हिच आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग ड्राफ्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन कब बनना चालू हुआ? 1946 से बनना चालू हुआ। ठीक है, डेट से घबराना मत, डेट से पहले सिर्फ कहानी सुन लो, डेट सेकंड राउंड में भी हम पढ़ सकते हैं, जब आप रिवाइज करोगे तब डेट्स याद कर लेना। अभी आपको बड़ी पिक्चर समझ में आना चाहिए। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि क्या स्थिति थी हमारे देश में जब हम हमारा संविधान बना रहे थे, जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि सिचुएशन वर नॉट गुड। ठीक है, चीजें उतनी आसान, उतनी सीधी सरल नहीं थी। ठीक, द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन। ये क्या चीज होती है, स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन? अभी तक क्या थे, वी वर सब्जेक्ट टू द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, अभी तक हमें कोई अधिकार नहीं थे, अभी तक हम भेड़ बकरियों की तरह जी रहे थे। कब? ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आजादी मिल गई, जब हमने हमारा संविधान बनाना चालू किया, तो अब हमारे लोग भेड़ बकरी नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे लोग उस देश के लोग थे, उन लोगों से देश बन रहा था। तो पीपल जो थे, जनता जो थी, तो दे वर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दी स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन। नागरिक बन रहे थे वो। ठीक है, सिर्फ एक हिस्सा नहीं था जमीन का, कुछ लोगों का झुंड नहीं था, नागरिक बन रहे थे। और नागरिकों से नगर बनते हैं, देश बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि यहां पे एक तरह से पावर आपको देना पड़ेगी। किसको पावर? अब आपको ब्रिटिश क्राउन को नहीं देना है पावर, आपको किसी राजा को नहीं देना है पावर, आपको जनता जनार्दन को देना है। तो दिस वाज द मेजर चैलेंज कि आपको अब पावर जो डाइल्यूट करके लोगों तक पहुंचाना है, और वो लोगों तक पावर पहुंचाओगे आप कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसा होना चाहिए कि लोगों के पास भी पावर रहे, एक्सेसिव पावर भी ना हो जाए, बैलेंस भी बना रहे, सारी चीजें। ठीक है, तो उस सेंस में समझना है कि क्या डिफिकल्ट सिचुएशन थी। तो द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजंस। द कंट्री वाज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। कंट्री जो है, देश जो है, तो इट वाज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। जब हम संविधान बना रहे थे उसी समय हमारे देश को एक सबसे बड़ा जो सेटबैक लगा था, वो क्या लगा था कि हमारी कंट्री का विभाजन हुआ था, हमारे देश के दो हिस्से हो गए थे, और जो दो हिस्से हुए थे वो धर्म के आधार पर हुए थे। ठीक है, तो द कंट्री वाज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, दिस वाज द प्रॉब्लम। ठीक है, एट लीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। ठीक है, पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस के चलते क्या है, दोनों ही तरफ आपको देखने को मिला, खून खराबा बहुत हुआ, 10 लाख लोगों की जान गई। ठीक है, तो ये सिचुएशन, दिस सिचुएशंस वर नॉट इजी। ठीक है, और इन स्थितियों में आपको ऐसा संविधान बनाना जहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सके। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट विशेष रूप से ध्यान रखना है। ब्रिटिशर्स जब हमें छोड़ के गए तो ऐसा नहीं कि जब
क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा हो घर में मेहमान आते हैं, जब वो वापस जाते हैं लौट के तो ऐसे सिर पे हाथ फेर के 10 रुपए का नोट देके चले जाते हैं। ब्रिटिशर्स तो जो रखे हुए 10 रुपए थे अपने पास वो भी छुड़ा के ले जा रहे थे। तो उस तरह से हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत खराब थी, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत खराब थी। तो समस्याएं बहुत सारी थी। जब देश आजाद हो रहा था उस समय बहुत सारी समस्याएं थी। तो उन समस्याओं में मैंने आपको भी बताया कि बचा कुचा पैसा भी ले गए, ठीक है, और रहे बहे क्या दे गए, जो धर्म के आधार पर आपने विभाजन किया तो उसका जीवन भर का घाव देके चले गए जो कभी भरा नहीं। उसके बाद में आप जैसे देखेंगे तो नए नए लोग थे, हमें तो ये भी नहीं पता था कैसे देश चलता है, क्या ये वो सारी चीजें। क्लियर हो रहा। तो द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और गरीबी में गिला आटा कैसे कर गए वो, तो आपको पता होगा क्या कि आजादी के टाइम पीरियड में हमारे यहाँ बहुत सारे राजा रजवाड़े थे। राजा रजवाड़े मतलब क्या कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे राजा थे जो अभी तक ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे, लेकिन अब ब्रिटिश एम्पायर चले गया तो अब सवाल यह था कि ये राजा कहां जाए। ठीक है, तो कुछ तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, मतलब जो जिन पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिन पे राजा रूल कर रहे थे। तो वो प्रिंसली स्टेट्स के सामने चैलेंज था कि हम वो इंडियन यूनियन में मिले, कि वो पाकिस्तान बन रहा है उसमें जाके मिले, कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ देखा, बताओ क्या करें। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमें और उलझा के चले गए। कैसे, तो द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट to decide whether they want to merge with India or with Pakistan or remain independent। ना जैसे तुम्हें ठीक लगे, हम तो जा रहे हैं, हम तो भगे यहां से, तुम संभालो, तुम्हारा देश संभाले। ठीक है, तो अब इस पूरी सिचुएशन में अब आपको ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें आपको ये प्रिंसली स्टेट्स को भी थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव ऑफर देना होगा कि आओ इंडियन यूनियन में जुड़ जाओ। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान तो उधर से पूरी कोशिश कर रहा होगा, इंडिपेंडेंट रहेंगे तो फिर समस्या होगी जैसे कश्मीर के साथ हुई। समझ में आ रहा है। तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। तो जब संविधान लिखा जा रहा था, इन स्थितियों में जब संविधान लिखा जा रहा था, जो देश में आपको आज सिचुएशन देखने को मिल रही है ना, ठीक है, उतनी स्टेबल सिचुएशन थी नहीं। ठीक है, नो डाउट आज भी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी किधर जा रही है, ठीक है, कोई किधर जा रहा है। ठीक, खैर वो तो अलग ही मुद्दा है, उस पर डिबेट करेंगे तो दिन भर डिबेट करते रहेंगे। बाकी मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं आपको, पॉइंट में आपको ये बता रहा हूं कि बेसिकली आज आप जितनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज, हाँ बोल दो पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज, ठीक है, मतलब आज जिस तरह से आप देख रहे हो ना कि जो भी हो, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज वेरी हाई इन आवर कंट्री, पीपल आर वेरी डेमोक्रेटिक, वी डोंट नो अबाउट गवर्नमेंट बट पीपल आर वेरी डेमोक्रेटिक। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको देखने को मिलता है कि लोग उन वैल्यूज को चेरिश करके रखते हैं, अपहोल्ड करके रखते हैं। तो आजादी के इतने समय बाद भी, जिस समय में संविधान बन रहा था उस समय के बावजूद भी आप आज जैसे देखोगे तो क्या हो रहा है, उस समय के बावजूद भी आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और देश आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया था, डिस्पाइट द डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है, वी क्राफ्टेड अ वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड ड्यू टू विच द डेमोक्रेसी इज स्टिल established strong in our country, ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूशन। समझ में आया। तो वो समझते हैं, अब देखो क्या है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो रास्ता हमने तय किया, तो आपको रास्ते में काटे तो समझ में आ गया, लेकिन जो हमने रास्ता तय किया वो क्या था। तो रास्ते में जो हमने जो रास्ता तय किया, तो वो रास्ता क्या था, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, वो समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है। टॉपिक कनेक्ट करते चलना है, टॉपिक को कहीं छोड़ के मत आना, पीछे कंसोलिडेट करके। एक पिलर हमने पढ़ लिया पूरा साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के साथ साथ की कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे तो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में एक चीज समझी, क्या एक चीज समझी कि व्हाट वाज द सिचुएशन, ठीक है, ड्यूरिंग व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्राफ्टेड और कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। क्या स्थिति थी वो आपने देख लिया। अब क्या स्थिति के बाद में अगर आप देखोगे कि हमने क्या रास्ता तय किया, ठीक है, दी पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें ना, तो जैसे साउथ अफ्रीका ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्हें आजादी मिली, उसके बाद में उन्होंने भी काम चालू किया। हमें आजादी नहीं मिली थी, उसके पहले ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का काम चालू कर दिया 1946 से। तो अगर आप जैसे यहां देखोगे तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या डिफरेंस है। आप बोलोगे सर हमने पहले बना लिया, उन्होंने बाद में बना लिया। बच्चों टाइप आंसर नहीं, ठीक है, आंसर थोड़ा बड़ो जैसा देते हैं। क्या, तो अनलाइक साउथ अफ्रीका, there was one big advantage for the makers of Indian Constitution. We already had consensus about what a democratic India should look like. और अभी आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर कहना क्या चाहते हो आप, ही बताओ। चलो मैं समझाता हूं। देखो, तो साउथ अफ्रीका ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, और इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इंडिया के पास में एक बड़ा एडवांटेज था। हम किस तरह के साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चरिंग में, ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस था कि इंडिया जो है, तो इंडिया के पास में एक बड़ा एडवांटेज था। क्या एडवांटेज था कि वी ऑलरेडी हैड कंसेंसस अबाउट अ डेमोक्रेटिक, अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। मतलब आजादी के पहले ही, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ही
ठीक है, हमारे पास में कुछ कंसेंसस डेवलप हो गए थे। कंसेंसस मतलब क्या है? कंसेंसस इन द सेंस कि आपको कुछ एक आइडिया लग गया था, आपको एक कुछ विचार आ गया था कि हाँ, कल को अगर मेरा देश आजाद होगा तो वो कैसा दिखेगा। हमारे लीडर्स आजादी के बहुत पहले से ही ये सोचने लगे थे कि आजादी मिलेगी तो क्या अधिकार होंगे, क्या नहीं होंगे, किस तरह से देश चलेगा। वो सारी चीजें जो है, वो सारी चीजें हम पहले से ही डिस्कस करने लगे। मतलब ऐसा होता ना, सोचते सब हैं कि कल को मैं बड़ा होऊंगा, ठीक है, नहीं होंगे तो ही अच्छा है, पता है, दिस इज द बेस्ट पीरियड विच यू आर लिविंग राइट नाउ। बाकी बड़ा तो होना पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते, आपके पास कोई कैप्सूल नहीं कि खा के अपनी उम्र रोक लो है। बाकी क्या होता है कि आप सब कभी कभी सोचते होंगे कि कल को बड़ा होऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि चुपचाप बस बड़े जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं। तो जो बड़े जा रहे हैं और जो ये सोच के बढ़ रहे हैं कि हाँ मेरे ये विजन है, ये गोल है, मुझे ये करना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सोच के बढ़ रहा है तो उसके पास एटलीस्ट रास्ता तो है कि कैसे जाना है, और दूसरा जो बड़े जा रहा है तो वो भी अपनी ग्रोथ कर ही लेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास आज कोई प्लान नहीं है वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। चांद अपने समय में चमकता है, सूरज अपने समय में चमकता है, तो सब तुम चांद सितारे सूरज अलग अलग अपने अपने टाइम में चमकोगे। कभी कभी फिलोसफिकल ज्यादा हो जाता हूं। कमिंग बैक टू द टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, क्या तो वो एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि कैसे कि दो बच्चों का जो एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या है, जिसने रास्ता थोड़ा तय कर लिया है तो वो एक एडवांटेजियस पोजीशन पे है नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कम से कम ये तो पता है किधर जाना है ना। तो वैसे ही क्या है कि साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना और इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, दोनों में डिफरेंस ये है कि अनलाइक साउथ अफ्रीका देयर वाज वन बिग डिफरेंस, वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड ऑलरेडी हैड कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंडिया अगर बनेगा तो वो कैसा बनना चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उस चीज का एक पहले से आइडिया था। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो तो अब क्या हो रहा है कि आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। हमारे नेशनल मूवमेंट में हम सिर्फ ब्रिटिशर्स को उठा के पत्थर थोड़ी ना मार रहे थे, हम ये भी इंश्योर कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स को हटा के हम हमारे तरह से कैसे देश चलाएंगे। ठीक है, हमारे लीडर्स आइडियाज रख रहे थे कि ये सही है, गलत है। इलेक्शंस होते तो उसमें हमारे लीडर्स कभी कभी पार्टिसिपेट करते थे। तो सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट में हमारा प्रोटेस्ट नहीं था, फॉरेन रूल के साथ साथ में क्या कह सकते हैं, इंडिजिनियस रूल को स्टैब्लिश करना भी हमारा स्ट्रगल था। तो उस प्रोसेस में हम सीख रहे थे। ठीक है, इट वाज आल्सो स्ट्रगल टू रीजनरेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। हमारा समाज, हमारी राजनीति, उसमें बदलाव लाया जाए, उस चीज के लिए भी संघर्ष था। ठीक, तो इन 1928 आप देखोगे तो मोतीलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, तो 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो 1928 में ही एक कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया था हमने। मोतीलाल नेहरू और उनके साथ जो 8 और लीडर्स थे, उन लोगों ने एक क्या कह सकते हैं, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, जिसमें उन्होंने ये हाईलाइट कर दिया थी कल को देश आजाद होगा तो आजादी के बाद कैसा देश कैसा लगेगा। ठीक है, लेकिन दो दिस इज द डिफरेंट थिंग कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक ड्राफ्ट उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था। फिर आप देखोगे तो 1931 द रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। तो जैसे 1931 का जो कराची सेशन होता है, कराची मतलब आज पाकिस्तान में, उस समय तो पाकिस्तान इंडिया का था ना। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो कराची सेशन जो हुआ कांग्रेस का, तो कांग्रेस सेशन होते थे ऐसे बार बार मीटिंग होती थी, तो उसमें उन्होंने क्या, एक आप जिस देखोगे कराची सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इट dwelt on how independent India's constitution should look like। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कंसेंसस थी ना कि देश कल को आजाद होकर कैसा होना चाहिए, वी ऑलरेडी हैड अ कंसेंसस अबाउट what a democratic India should look like, what an independent India should look like। तो उसके लिए विचार विमर्श पहले से ही होने लगे थे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका एंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। क्लियर हो रहा है? बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी and to protecting the rights of minorities in the constitution of independent India। तो ये जैसे दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, मोतीलाल नेहरू का ड्राफ्ट और कराची सेशन का डॉक्यूमेंट, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स अल्टीमेटली किस चीज पे फोकस कर रहे थे। तो जैसे आप देखोगे तो हमें पहले ही आइडिया था कि जब देश आजाद होगा तो आजाद देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, राइट टू फ्रीडम होगा लोगों के पास में। ठीक है, इक्वालिटी टू प्रोटेक्टिंग, हाँ, फ्रीडम एंड इक्वालिटी होगा, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी। तो ये सारी चीजों के ऊपर कंसेंसस पहले ही बन चुके थे कि जिस दिन देश आजाद होगा ये तो रहेंगे ही रहेंगे हमारे संविधान में, है ना समझ में। तो कंसेंसस डेवलप ड्यू टू द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कॉलोनियल रूल। उसके अलावा हमारा संघर्ष ये तो था ही था, फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, तो स्ट्रगल करते करते तो सीख ही गए थे हम। उसके अलावा आप जिस देखोगे तो क्या है, हमारे बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया क्या है, हमारे बहुत सारे लोग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन वगैरह होते थे ब्रिटिश टाइम पीरियड में, जैसे अगर आप देखोगे 1927
चुनाव की बात करो, 1935 का जो चुनाव था, तो उन चुनावों में क्या है, हमारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो उससे भी हमने सीखा। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आपको ड्राइवर नहीं बनना है, लेकिन अगर आप ड्राइवर के बाजू में बैठ रहे हैं तो आपको भी ड्राइविंग का एक बेसिक आइडिया तो लगने लगेगा ना। वही चीज यहां पे भी हो रही है कि नो डाउट जो ड्राइविंग सीट थी उस पर हमें बैठने नहीं दे रहे थे, कौन लोग, ब्रिटिशर्स। लेकिन जब हम वो इंस्टीट्यूशंस को ऑब्जर्व कर रहे थे, जब थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर ले रहे थे चुनाव में, तो उससे हमें एक आइडिया लग रहा था। तो द एक्सपीरियंसेस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. हमने ब्रिटिशर्स की द्वारा स्टैब्लिश्ड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में जब काम किया, जब हमारे लोगों ने ऑफिसर बन के काम किया, तो उससे फायदा क्या मिला पता है? उससे फायदा यह मिला कि क्या है, उससे फायदा आपको यह मिला कि जो इंस्टीट्यूशन वगैरह स्टैब्लिश किए गए, हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल गया, ठीक है। उन इंस्टीट्यूशन से हमें सीखने को बहुत कुछ मिल गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड many institutional designs and procedures from the colonial law like the Government of India Act 1935। तो जैसे Government of India Act 1935 जो पास किया गया, तो जो वही वाली बात है कि हाउ डिड द कंसेंसस डेवलप, तो कंसेंसस ऐसे ही डेवलप हुए। तो ब्रिटिशर्स ने जो वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया, तो उससे हमें उस चीज की क्या मिल गई, उससे हमें उस चीज की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब वो जो लॉ पास करते थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, तो ऐसे लॉ पास करते थे। तो उन लॉज से हमने क्या किया, बहुत कुछ सीखा। समझ में आ रहा है ना, बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने बहुत सारी चीजें उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है। समझ में आ रहा है? तो इस सेंस में क्या है, इस सेंस में आप देखोगे तो कंसेंसस जो है वो पहले ही डेवलप हो गए थे, ठीक। उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे दी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अलावा हमारे लोग जो थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, तो उन्होंने दूसरे देशों से भी सीखा, ठीक है। दूसरे देशों से क्या सीखा, तो लेसन्स लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स। यहां क्या कहानी समझना, तो जैसे मैंने आपको अभी हमने क्या देख लिया, अभी हमने ये देख लिया कि हाँ हमने दूसरे, मतलब जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, हमने अच्छा रूल कर रहे हो, हम रूल करना तो सीख ही लेंगे तुमसे। फिर उसके अलावा हमने दूसरे देशों से भी बहुत कुछ सीखा। दूसरे देशों से क्या सीखा, कैसे सीखा, तो आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स, ठीक है। हमारे लीडर्स ने क्या क्या दूसरे देशों से सीखा, लेकिन हमारी अपनी शर्तों पे, मतलब हमने हमारी स्थिति के हिसाब से सीखा। फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा आपने हिस्ट्री में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो इन आइडियाज से हमारे लीडर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। इन आइडियाज को कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स ने इनकॉर्पोरेट किया हमारे संविधान में, ठीक है। तो मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जैसे आपको क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रैक्टिस किया जाता है, तो हमारे लीडर्स ने उस चीज को अडॉप्ट किया। ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, हमने बोला हाँ रूल कर रहे हो, तुम अत्याचारी हो, लेकिन तुम्हारा वो पार्लियामेंट वाला सिस्टम बढ़िया एक नंबर है ना, तो पार्लियामेंट का सिस्टम हमने वहां से अडॉप्ट कर लिया, कॉपी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी स्थिति के हिसाब से उसको मॉडिफाई भी किया, ठीक है। फिर क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, द बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया, तो वो हमने यूएसए में बिल ऑफ राइट्स का सिस्टम जो था, तो वहां से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। समझ में आ रहा है? तो द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, रशियन रेवोल्यूशन आपने हिस्ट्री में पढ़ा चैप्टर 2, तो रशिया के रेवोल्यूशन से भी हमने इंस्पायर होते हुए हमने क्या बात करी, इंडियंस ने ये सोचा कि they had inspired many Indians, मतलब socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality, कि सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों में इक्वालिटी रहे। उस चीज के लिए क्या, उस चीज के आपको देखने को मिलता है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है रशिया में, उसे भी अडॉप्ट किया गया। समझ में आ रहा है? तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है जिसको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना और समझना है। क्लियर? तो they were not simply imitating what others had done. At each step they were questioning whether these things suited our country or not. तो हमने जो भी दूसरे अलग अलग कंट्री से इंस्पायर होकर सीखा है, तो हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया है, वही वाला पॉइंट है। हमने क्या किया, उस चीज से इंस्पायर हुए, उसे हमने अपनी कंट्री में अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने से पहले पूछा, ठीक है। They were not simply imitating what others had done. क्या किया हमने, एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री और नॉट, ठीक है। हमने हर स्टेप पे, हर स्टेज पे क्या किया, क्वेश्चन किया कि क्या वो बदलाव जो इन सारे देशों में आए, जिनसे हम इंस्पायर हुए, वो हमारे देश में भी लागू होंगे नहीं होंगे। अगर काम कर जाएंगे तो फिर हमने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से क्या है, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन की हम जो बात कर रहे हैं, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन
कांटों से भरा था, फिर भी हमने हमारा रास्ता कैसे तय किया कि हमारे पास कंसेंसस पहले से डेवलप्ड थे कि कैसे देश आगे बढ़ेगा। समझ में आया? और जो हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, ठीक है, कुछ लोग सीधे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, तो वो कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, उसको क्या करना पड़ता है, उसको पहले खुद देखना होता है कि क्या वो आपका है, ठीक है, क्या आपकी स्थिति में जम रहा है नहीं जम रहा, वही वाली केस है, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी बात कही किस हिसाब से कि हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो इट इज कह सकते हैं डेलिबरेटली डिबेटेड एंड डिस्कस्ड प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। समझ में आया? तो ये कहानी है। तो अब देखो, ये तो आपने समझ लिया कि रास्ता हमने क्या तय किया, किसके लिए, क्या हमने रास्ता तय किया, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगली चीज जो है वो क्या है, थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम अगली चीज जो पढ़ेंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये शब्द से आपको क्या समझ में आता है पता है? देखो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो बॉडी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाती है। तो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन was done by an assembly of elected representatives called the constituent assembly। तो जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया वो एक असेंबली ने तैयार किया, जिस असेंबली को आप क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। अब वो ड्राफ्टिंग कैसे करी उन्होंने, ठीक है, तो बस बैठ गए सर लिखना चालू कर दिया होगा, नहीं, इतना आसान थोड़ी ना था। वहां पे जैसे अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बॉडी थी, ध्यान रखना बच्चे कंफ्यूज होते इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस बॉडी को कहा जा रहा है जो बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट मतलब कच्चा चिट्ठा तैयार करेगी। कैसे तैयार करेगी? तो जो हम बात करें ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमने डाला है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि इधर से कॉपी करा, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी चल रहा है। हमने क्या किया, जो भी कॉपी किया उसको डिबेट किया, डिस्कस किया कि क्या ये इंडियन कंटेक्स्ट में सही होगा, जहां मॉडिफिकेशन की जरूरत थी वहां मॉडिफाई किया, और उस तरह से हमारा संविधान बनाया, ठीक है, उस तरह से हमारा संविधान बनाया। तो जैसे अगर आप देखोगे तो क्या कहानी है, तो द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर held in July 1946, ठीक है। Its first meeting was held in December 1946। तो इलेक्शंस कब हुए? जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। आपने वोट दिया था क्या सर? तो हम तो बाद में आए ना, आप भी बाद में आए। अब लेकिन वोट किसने दिया था फिर? हमारे दादा परदादा ने, उन्होंने भी नहीं दिया है। जो पहले से लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब जो पहले से इलेक्टेड लोग थे, वो उन इलेक्टेड लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन क्या था? एक तरह से इनडायरेक्ट था। फॉर एग्जाम्पल कैसा इनडायरेक्ट था वो समझाता हूं मैं आपको। तो ये देश की जनता जनार्दन, ठीक है, अभी जनता जनार्दन ने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, हम लोगों ने, ठीक है, इन्हें वोट दिया। इन्हें वोट देने के बाद में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग थे, ये लेजिस्लेटिव के काउंसिल के लोग जो थे, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन मेंबर होगा वो तय किए, ठीक है। तो बहुत सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही लोग गए और नए भी लोग आए, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। समझ में आ रहा है? तो यहां पे ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग बॉडी थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। अब अगली चीज जो है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी, उसमें कौन कौन रहेगा, तो उसके लिए इलेक्शन जुलाई 1946 में होते हैं। पहली मीटिंग जो होती है दिसंबर 1946 में होती है। इलेक्शन होने के बाद में जो पहली बार बैठक होती है ना उनकी, कि चलो आओ संविधान बनाते हैं, तो उस तरह से पहली मीटिंग 1946 में होती है। मतलब 1946 दिसंबर से उन्होंने काम करना चालू किया, ठीक है। तो सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, वही पिक्चर में क्या होता है, जैसे बीच बीच में हर्डल्स आते हैं ना, तो हर्डल क्या आया कि काम चल ही रहा था, और ये जो 1946 में काम कर रहे थे, तो ये लोग उस तरह से, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया थी, ठीक है। अनडिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ये उस तरह से काम कर रहे थे क्या, कि एक संविधान बनाना जिसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे, और इंडिया और पाकिस्तान पूरा एक ही रहने वाला, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। लेकिन जब 1946 में इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो जाता है, 47 में सॉरी, ठीक है, तब क्या होता है, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड होती है। तो जो पाकिस्तान वाली टेरिटरी गई, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में चले गए। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान जो, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो डिवाइड हो गई। तो डिवाइड होने के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 के बाद की बात कर रहे हैं, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें कितने मेंबर थे? 299 मेंबर्स, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना होगी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, ठीक है। तो 299 मेंबर्स थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। The assembly adopted the constitution on 26th November 1949, but it came into effect on 26th January 1950, और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ये तो फैक्ट्स हो गए, ठीक है। हमारा संविधान बन के 2 महीने पहले ही तैयार हो गया। जैसे 26 जनवरी जो है ना, 26 जनवरी को आप क्या बोलते हो? रिपब्लिक डे बनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी के पहले 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था।
आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ, रिपब्लिक डे फिर बाद में क्यों बनाते हैं, कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूजन नहीं रखना यहाँ पे, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, डिवाइड होती है, फिर उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर डिवीजन जो थी, तो वो 299 मेंबर्स ने काम किया, उन्होंने बना के तैयार 26 नवंबर को ही कर दिया था 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन वो इंप्लीमेंट 1950 में इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको इतिहास की एक कहानी बताता हूं। एक बार क्या होता है, 1929 की बात है, 1929 का कांग्रेस सेशन होता है। उस कांग्रेस सेशन में जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि आगे आने वाली 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1930, ठीक है। तो कांग्रेस का जो सेशन था लाहौर सेशन 29 का, उसमें अनाउंसमेंट करा, ठीक है। उसमें क्या अनाउंसमेंट करा, तो उसमें जैसे अगर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आगे आने वाली 26 जनवरी जो होगी, तो आगे आने वाली 26 जनवरी के दिन हम क्या करेंगे, देश को आजाद करवा लेंगे। लेकिन 26 जनवरी 1930 में आजादी नहीं मिली, ठीक है। लेकिन ये जो तारीख थी ना, इस तारीख का लोगों के मन में क्या था, एक मतलब बोलते ना कि उस डेट से लोगों का लगाव था। क्या लगाव था कि यार हमने भविष्य मतलब हमने इतिहास में एक बार सोचा था कि हमें 26 तारीख को ही आजादी मिल जाए, लेकिन आजादी तो हमें 1947 15 अगस्त को मिल गई थी, तो अब 2 बार आजादी तो लेंगे नहीं। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, कब रेडी हो गया था, 26 नवंबर को। मतलब ऐसा होता है ना कि गाड़ी आपकी आ गई है शोरूम में, लेकिन आपने बोला नहीं, बर्थडे वाले दिन ही घर लाएंगे उसको, ठीक है। तो वही वाला केस था यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि हिस्ट्री में ये 26 जनवरी जो है, तो 26 जनवरी की जो डेट है इसकी सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा। फॉर द फर्स्ट टाइम वी प्राउडली एंड कॉन्फिडेंटली सेड कि हम हाँ 26 जनवरी को आजादी पा जाएंगे, लेकिन मिली नहीं तब आजादी। तो इसके लिए क्या होने वाला, 2 महीने और रुक जाते हैं, और फिर एक ऑब्जेक्टिव्स वगैरह प्रीफेस और तैयार हो रहा था, तो हमने बोला ठीक है 2 महीने बाद इंप्लीमेंट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था हमारा 26 नवंबर को, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 जो है, तो उस दिन से हम रिपब्लिक डे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं उस दिन से हम, हमारा क्या बना रहे हैं, गणतंत्र दिवस बना रहे हैं। मतलब जहां पे हमारा हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलेगा। समझे नहीं समझे, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब जैसे अगर आप देखोगे यहां पे, तो what do you understand by constituent assembly, what were the how the constituent assembly drafted the constitution, तो ये पूरी कहानी हो गई, ठीक है। जो पाथ हमने फॉलो किया तो वो पाथ ही हो गया। अलग अलग देशों से क्या सीखा, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, तो दे हैड कंसेंसस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो वो पूरी कहानी हमारी यहां पे कंप्लीट हो गई। अब एक सवाल यहां पे ये बनता है, जो मैंने आपके लिए बनाया है, क्या एक सवाल ये बनता है कि व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड अगो। इनफैक्ट वो तो एक डायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं थी उस समय पे, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी नहीं था। तो एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट किया जाए, समझे कि नहीं समझे पॉइंट क्या है। तो पॉइंट यहां पे आपको सिंपल सा समझ में आ रहा होगा। पॉइंट सिंपल सा ये है कि एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करें जो इतना पुराना है, जिसे किसने बनाया, जिसे जिसे अगर आप देखोगे तो जिसे उन लोगों ने बनाया जिन्हें डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया गया था। तो यहां पे एक डाउट निकल के आया, एक सवाल निकल के आया। अब आप इस सवाल को डिफेंड कैसे करोगे, सवाल को डिफेंड नहीं करना है, मतलब हम तो आज भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन को चला रहे हैं ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हो, इतना पुराना है फिर क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, दिस इज द पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे, देखो, तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन, ठीक है, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। समझना, वी एग्री विद दिस कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाने वाले लोग थे तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और वो बहुत पुराने समय की बात है, 70-71 साल हो गए। उसके बावजूद भी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, आज भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण है, क्या कारण है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन। सिर्फ मेंबर के व्यू नहीं दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, ठीक है, वो अपने समय के ब्रॉड कंसेंसस को दर्शाता है। ओवर द लास्ट half a century several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself। मतलब ये पॉइंट समझना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही वो संविधान था। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को इतना विश्वास था कि 70 साल 71 साल हो गए, तो कुछ लोगों ने संविधान के कुछ कुछ पार्ट्स पे जरूर क्वेश्चन उठाया होगा कि ये पार्ट गलत है या फिर ये पार्ट में चेंज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट भी हुए, लेकिन किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पे आवाज नहीं उठाई कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही गलत तरीके से, ठीक है, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। अब जिसे जनता पसंद कर लेती है, ठीक है, जिन लोगों के लिए जो बनाया गया, जब लोगों को ही वह पसंद आ गया, तो फिर बात ही खत्म हो गई कि पुराना है कि नया है, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड।
तो वो वाला केस है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है कि डिस्पाइट दिस पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, ठीक है, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि इट इज ओल्ड, ठीक है, इतने लंबे समय पहले बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये अपने आप में प्रूव करता है क्या कि इट एक्सप्रेसेस द ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, कि सभी लोगों ने मिलकर बनाया था और लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी लेजिटिमेसी को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो ये आप एक आर्ग्यूमेंट दोगे कि क्यों आज भी वो पुराना संविधान चल रहा है। दूसरा आर्ग्यूमेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे सर यहां तो सरासर गलत बोल दिया आपने। क्यों गलत बोल दिया? क्योंकि वहां तो वोटिंग हुई नहीं थी, फिर पीपल ऑफ इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करता है? तो देखो आपको समझाता हूं। नो डाउट देयर वाज नो अडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम। अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या है कि इक्वल वोटिंग राइट, ठीक है, सभी अडल्ट्स को वोटिंग राइट रहे। तो उस समय पे कोई अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, उसके बावजूद भी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो पीपल ऑफ इंडिया को कैसे दर्शाती थी पता है? वो ऐसे दर्शाती थी, देखो। तो सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। जब नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी थी तो सारे लोग तो चूज कर नहीं सकते थे, तो इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी हैव मेंशनड अबव, ठीक है। तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि एग्जिस्टिंग जो लेजिस्लेचर, जो एग्जिस्टिंग लॉ बनाने वाले लोग थे, जो एग्जिस्टिंग लीडर्स थे, उन्हीं लोगों ने क्या करा, उन्हीं लोगों ने, जैसे अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कर दिया। मैंने जो आपको बताया था कि हमने हमारे लीडर्स को चूज किया, हमारे लीडर्स ने बोल दिया कि हाँ तुम चले जाओ कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। मतलब से हवा में नहीं बोला था, जो एक्सपर्ट थे उस फील्ड में उन लोगों को उस चीज का मौका दिया गया कि हाँ आप जाइए और आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनिए, ठीक है। तो आप सर यहां पे ऐसा कैसे बोल सकते हो इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया? लोगों को तो उसमें कंसेंसस थे नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं, यहां पे समझना, एडवांटेज समझना अच्छे से। हाँ, क्या हो रहा है कि अगर लोग वोट भी दे देते ना, लोग वोट देके भी चुनते, तो भी इतनी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया। तो कंट्री के हर एक हिस्से का जो रिप्रेजेंटेटिव था, उस रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज किया, ठीक है, समझना अच्छे से, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was represented by the people of India. How? Because it ensured a fair geographical share of members from all the region of the country. क्योंकि क्या है, पूरी कंट्री के जो अलग अलग रीजन थे, अलग अलग रीजन से हमने क्या करा, एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया था। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स कौन थे? ये रिप्रेजेंटेटिव्स एक तरह से लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थी, उसका पार्ट थे। अब ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो कि पूरी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह तय किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन होंगे, ठीक है। तो इस सेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देश के हर हिस्से का रिप्रेजेंटेशन आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को मिलेगा, ठीक है। इन लोगों ने तय किया कि कौन जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। समझे पॉइंट को क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंश्योर्ड अ फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। वाज इट डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस? अब एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो सर कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड थी। तो कांग्रेस थी क्या उस समय पे? कांग्रेस उस समय पे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। कांग्रेस में कैपिटलिस्ट भी थे, कांग्रेस में सोशलिस्ट भी थे। इनफैक्ट दूसरी पार्टी जो थी वो कांग्रेस के अंदर है, ठीक है। तो उस समय की कांग्रेस भी जो थी ना, अगर आप ये बोल रहे हो कि कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अरे तो चाहे कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट की गई, लेकिन कांग्रेस ही अपने आप में क्या थी, एक ब्रॉड कोलिजन थी, अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का पार्ट थी। आप ये बात जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है, हमारा सफर बहुत दूर तक चलने वाला है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के साथ जुड़े रहोगे तो आप 12th में पढ़ोगे, आपको एक चीज समझ में आएगी कि इनिशियली कांग्रेस जो थी उसका अपोजिशन इसलिए नहीं था क्योंकि अपोजिशन कांग्रेस के अंदर ही था। समझ में आ रहा है? इतनी डाइवर्स थी कांग्रेस। तो Was it dominated by the Congress Constituent Assembly के अगेंस्ट में अगर यह आर्गुमेंट दिया जाता तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस itself included a variety of political groups and opinions, ठीक है। The assembly had many members who did not agree with the Congress. तो कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारे मेंबर थे और कांग्रेस अपने आप में एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था इंडिपेंडेंस के पहले वाला कि उसमें क्या आपको अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स, अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं। तो चाहे डोमिनेटेड बाय कांग्रेस हो, लेकिन जो चीज चाहिए थी आपको कि पीपल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो पीपल ऑफ इंडिया अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। सोशल टर्म्स में भी अगर बात करो तो सामाजिक रूप से भी क्या है, उसमें आपको अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग भाषा, जात, ठीक है, धर्म और कर्म वाले लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उस तरह से क्या है, बहुत डाइवर्स
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इनफैक्ट ये भी एक पॉइंट आपकी बुक में लिखा है क्या, कि अगर आप इलेक्शन करवा के भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते ना, तो इतनी इंक्लूसिव, इतनी डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन सकती थी, इतनी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन सकती थी जितनी उस समय पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। और इसी कारण से उसकी लेजिटिमेसी, और इसी कारण से दूसरा पॉइंट लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। तो द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंटिटी टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरी चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, चलो ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव थी, रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ आपने एक और पॉइंट क्या देखा कि रिप्रेजेंटेटिव थी, और रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ वो क्या है कि उस समय के ब्रॉड कंसेंसस को शो करती थी, लोग उसमें विश्वास रखते थे। उसके अलावा एक और पॉइंट जो है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस तरह से काम करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, तो उस तरीके से का काम जो उसने किया, वो काम ऐसा किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया कि वो अपने आप उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? उसमें हीरे मोती लगा दिए थे क्या? नहीं। पॉइंट समझो यहां पे। तो फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड और एग्री कर लिए गए जो बहुत पहले से तय किए गए थे, आजादी के बहुत पहले से। 1928 मैंने आपको बताया मोतीलाल नेहरू ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था, कराची रेजोल्यूशन वाली बात जो करी, तो आपको क्या देखना होगा कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल तो पहले से ही डिसाइडेड थे और एग्रीड अपॉन थे। उसके बाद में एक ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लॉयर, अब इनके बारे में आगे और हम पढ़ेंगे। तो इनकी लीडरशिप के अंडर में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को बनाया गया, ठीक है। तो अब देखो क्या है, तो नो डाउट महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में आगे जाके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारी किसको दी पता है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को। तो आपको यह दर्शाता है कि आदमी के अंदर क्या हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं था। वो उन्हें पता था कि इनसे बेहतर इंसान कोई नहीं मिलेगा, तो इसके लिए क्या है, इन्हें जिम्मेदारी दी गई। He was the eminent lawyer at that time, ठीक है, उन्हें ही जिम्मेदारी दी गई कि आप लीड करो ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब क्या? ड्राफ्ट बनाना, एक कच्चा चिट्ठा बनाना। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स एग्री किए गए, उसके ऊपर एक ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है। अब ड्राफ्ट तैयार किया, और ये ड्राफ्ट ऐसा नहीं कि इन्होंने जो तैयार कर लिया वो एक्सेप्ट कर लिया गया, इन्होंने जो एक एक लाइन लिखी, उस एक एक लाइन को फिर लोगों ने अपोज किया, सपोर्ट किया, उस टाइप से, ठीक है। सेवरल राउंड ऑफ, ठीक है, थोरो डिस्कशंस टुक प्लेस ऑन दी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक हिस्से को डिस्कस किया गया, थोरो डिस्कशन हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती थी, तो वहां बैठ के चाय पानी नाश्ता नहीं होता था, डिस्कशन होता था, डिबेट होता था कि अगर ये है तो क्यों है, ठीक है, इस सेक्शन को बुरा लग जाएगा, इस सेक्शन के लिए गलत है, इस सेक्शन के लिए सही है, हर चीज को डिस्कस किया गया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी जो एक कच्चा चिट्ठा बनाया था, उसमें 2000 से ज्यादा संशोधन हुए, उसमें 2000 से ज्यादा बदलाव हुए, और फिर जाके कहीं हमारा संविधान तैयार हुआ, ठीक है, फिर जाके कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, जिस पे आज हमें गर्व होना चाहिए, नो डाउट, ठीक है। वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। द मेंबर डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर। तो जैसे अगर आप देखोगे, क्या दिसंबर 1946 से काम करना चालू किया उन्होंने, जुलाई में इलेक्शन हुए थे, तो 1946 से 1947, 48, 49, 3 साल, लगभग 3 साल तक उन्होंने क्या किया, काम किया, ठीक है। नवंबर 26 में बना के कंप्लीट कर दिया था, लगभग 3 साल तक काम किया। 3 साल में 114 दिन, बाकी दिन छुट्टी, ठीक है। तो 114 दिन मीटिंग हुई, डिस्कशन हुए, ठीक है। द रैशनल इज रिकॉर्डेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और जो हर चीज में देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जैसे देखोगे, क्या है, अनटचेबिलिटी को बैन किया गया। तो अनटचेबिलिटी को बैन क्यों किया गया? जो वाय है ना, हर चीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हर वाय को रिकॉर्ड किया गया है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक एक शब्द जो बोला गया उसे लिखा गया है। बड़ी बड़ी 12, ठीक है, बुक्स हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो जैसे अगर आप में से कुछ बच्चे होंगे आगे लॉयर बनने का सोच रहे होंगे, आप क्लैट करोगे, ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये आपका भविष्य कैसे, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है, वो आपको एक आईना देगी, वो आपको एक विंडो देगी कि कैसे क्या सोच के संविधान बना होगा। तो आप इन बुक्स के अंदर झांक सकते हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जो है, तो रैशनल इज रिकॉर्डेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। समझ में आया? ये कहानी हो गई है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लीडर्स थे, तो मैं आपको एक कह सकते हैं कि एक पूरा टूर करवा देता हूं कि कौन कौन से लीडर्स थे। तो जैसे सरदार वल्लभ भाई, ठीक है, तो वल्लभ भाई जावेरी भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो जाने जाते हैं, तो ही वाज बोर्न इन 1875, ठीक है, टिल 1950 हिज लाइफ पीरियड वाज
अब जैसे आप देखो गुजरात में जन्म लिया, मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर मतलब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये बने, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन दी इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब क्या है कि आप देखोगे पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बनती है ना वो कब बनती है, 52 में बनती है, 1952 में। लेकिन उसके पहले तक देश चलाने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, मतलब फॉर दी टाइम बिंग, वैसे बोलते हैं ना टेम्पररी गवर्नमेंट। तो वो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी तो उसमें क्या थे, ये इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंटरिम गवर्नमेंट थे। लेकिन 52 तक इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके पहले ही मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट थी तो उसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनने का इन्होंने काम किया। आजादी के बाद संभाला देश को। लॉयर एंड लीडर ऑफ बारदोली पीजेंट सत्याग्रह। एक चीज ऑब्जर्व करना, जितने भी लीडर पढ़ोगे ना आप सब, सारे लीडर्स कहीं ना कहीं मतलब मेजोरिटी लीडर्स जो लॉयर थे। उस समय पे लॉयर का प्रोफेशन जो होता था वो लीडर्स के लिए लॉयर बनना बहुत जरूरी होता था, ठीक है। कानून की समझ होगी, कानून का ज्ञान होगा, तभी तो आप उस कानून के लिए लड़ सकोगे, वाली चीज थी। तो लॉयर एंड लीडर ऑफ बारदोली पीजेंट सत्याग्रह प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का क्या हो, इंटीग्रेशन हो, किसमें, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो इंडियन यूनियन में। और इसी चीज के लिए उन्हें बिस्मार्क, अभी आप पढ़ोगे 10th में, बिस्मार्क ऑफ, जैसे जर्मनी में बिस्मार्क थे तो वैसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज हमारा देश पता है कुछ अजीब सा ऐसा होता कि नक्शा तो होता देश का, लेकिन उसमें बीच में कहीं एक गैप है, कहीं दूसरा गैप है, कहीं तीसरा गैप है। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को मनाना, परसुएट करना, आयरन एंड स्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्यार से, दुलार से, मार से, फटकार से, जैसे भी समझ में आया वैसे समझाने की कोशिश करके इन्होंने क्या किया, सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा। तो इस सेंस में ही प्लेड अ वेरी डिसाइसिव रोल, ठीक है। लेटर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरह इनको डेजिग्नेशन मिली। अगर आप देखोगे फिर अगले लीडर आते अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है सऊदी अरेबिया में इनका जन्म हुआ, 1958 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। एजुकेशनिस्ट, ऑथर एंड थियोलॉजियन। एजुकेशनिस्ट, शिक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, ठीक है। और एक कह सकते हैं ना, ही वॉज द मुस्लिम which country needed at that time period, ठीक है। वो एक ऐसे मुस्लिम थे जिसकी जरूरत थी उस समय पे देश को। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा, धर्म को ऊपर नहीं ले गए, ठीक है। मुस्लिम लीग को खुल के अपोज किया, मोहम्मद अली जिन्ना को तो कहीं मिल जाते तो पकड़ के मारते भी है, ठीक है। इस टाइप से उन्होंने क्रिटिसाइज किया ओपनली मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, हु वाज डिवाइडिंग द कंट्री ऑन द लाइंस ऑफ कम्युनलिज्म। समझ में आया? तो अबुल कलाम आजाद जो थे, तो अबुल कलाम आजाद एक एजुकेशनिस्ट, ऑथर और एक थियोलॉजियन थे। थियोलॉजियन मतलब क्या है कि वन हु स्टडीज द रिलीजन, जो धर्म को पढ़ता है। स्कॉलर ऑफ अरेबिक लैंग्वेज के स्कॉलर थे। कांग्रेस लीडर, एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट, अपोज्ड मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, जो मुस्लिम लीग कर रही थी उस चीज को अपोज किया इन्होंने। बाद में एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट। अगला टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी की अगर हम बात करें तो 74 तक इनका टाइम पीरियड रहा, 1899 से। तमिलनाडु में जन्म लिया, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, एंटरप्रेन्योर थे और साथ ही साथ क्या थे, कांग्रेस लीडर थे, ठीक है। और इसी एंटरप्रेन्योरशिप के चलते फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट बनते हैं ये बाद में, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। अब मैं आपको सब ये क्यों पढ़ा रहा हूं, अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं छोटा सा क्वेश्चन आ गया तो आपको ध्यान रहे कि आपने छोड़ा कुछ नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जानते हो ना, कौन नहीं जानता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ही वाज बोर्न इन बिहार। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो संविधान बनाई जा रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ही वाज आल्सो अ लॉयर नोन फॉर हिज रोल इन चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप पढ़ोगे जब आप 10th क्लास में जाओगे तो जैसे वहां पे क्या है कि महात्मा गांधी के साथ इनकी दोस्ती होती है 1917 में। और उस चंपारण सत्याग्रह में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, बोलते ना पहले ब्रॉड मूवमेंट, महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट वो था एक तरह का, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी और इनकी दोस्ती होती है, फिर वहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट में और आगे बढ़ते चले गए। 3 टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने और बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने ये, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले और दूसरे प्रेसिडेंट भी यही बने। फिर आगे बढ़ते हैं क्या, तो अगला है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह, झारखंड में इनका जन्म हुआ, अ स्पोर्ट्समैन एंड एजुकेशनिस्ट। शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में इनका नाम था। इंडियन नेशनल हॉकी टीम के पहले कैप्टन थे ये, ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल हॉकी टीम के पहले कैप्टन थे, ठीक है। तो फिर क्या है, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा, लेटर दी फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। तो देखो कांग्रेस के अलावा भी दूसरे लोग थे, समझ में आ रहा है। फिर क्या है, एच.सी. मुखर्जी। तो ही वाज बोर्न इन बंगाल, बंगाल में इनका जन्म हुआ, 1956 तक का इनका जीवन काल रहा। वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी। रेप्यूटेड ऑथर एंड एजुकेशनिस्ट, अधिकतर लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और वही लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके, देखो ज्ञान होगा ना तो आपका ज्ञान आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे क्या उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ही वाज आल्सो कांग्रेस लीडर, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। और बाद में बंगाल के गवर्नर, वेस्ट बंगाल के गवर्नर बनते हैं।
समझ में आया? फिर क्या है, जी दुर्गाबाई देशमुख, जी दुर्गाबाई देशमुख जो है, तो 1909 में इनका जन्म हुआ, 1981 तक का इनका जीवन काल रहा। आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ, विमेन एक्टिविस्ट थी एक तरह से, एडवोकेट थी, ये भी पब्लिक एक्टिविस्ट फॉर विमेन्स इमेंसिपेशन, फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा, कांग्रेस लीडर थी, फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये सारे जो मैं आपको डिटेल्स पढ़ा रहा हूं, इन पे एक बार नजर दौड़ा लेना बस, नॉट नेसेसरली क्वेश्चन आए, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया तो ध्यान रखना होगा। बलदेव सिंह, ठीक है, अब क्या देखते हो आप, जैसे आप देखते हैं एक पंजाबी लीडर है, तो देखते से आपको सबसे पहले आर्मी करेज ये ध्यान आ जाता है, ठीक है, सेम इज द केस हियर आल्सो। 1901 से 1961 इनका जीवन काल रहा, हरियाणा में इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड अ लीडर ऑफ पंथिक अकाली पार्टी इन पंजाब असेंबली, अ नॉमिनी फॉर of the Congress in Constituent Assembly, later Defense Minister in the Union Cabinet, ठीक है। तो Constituent Assembly के नॉमिनी थे कांग्रेस की तरफ से, और बाद में क्या बनते हैं, डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं यूनियन कैबिनेट के, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आप देखोगे कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, गुजरात में इनका जन्म हुआ, एडवोकेट, हिस्टोरियन, लिंग्विस्ट रहे, कांग्रेस लीडर एंड गांधीयन, तो कांग्रेस में उन्होंने काम किया, लेकिन बाद में क्या होता, यूनियन मिनिस्टर भी बने, और बाद में कांग्रेस से बाहर निकल के एक स्वतंत्र पार्टी बनाते हैं। तो जैसे अगर आप इनका नाम ध्यान रखना है, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जो है, तो ये हो गए सी राजा गोपालाचारी हो गए, तो इन लोगों ने कांग्रेस से बाहर निकल के क्या किया, कांग्रेस से बाहर निकल के स्वतंत्र पार्टी बनाई। तो मैं आपको जो एक पॉइंट बता रहा हूं कि कांग्रेस के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कांग्रेस डोमिनेशन को लोग इसलिए भी अपोज नहीं करते थे क्योंकि आजादी के पहले जो कांग्रेस थी और आजादी के बाद भी कुछ समय तक जो कांग्रेस रही, वो अपने आप में बहुत इंक्लूसिव थी, अपने आप में बहुत अम्ब्रेला थी, गुलदस्ता के टाइप थी, ठीक है, वो हो गया कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के बाद में आप भीमराव और रामजी अंबेडकर की बात करेंगे। तो 1891 से 1956 मध्य प्रदेश महू में इनका जन्म हुआ, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया उस कमेटी के चेयरमैन थे, सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर एंड एजिटेटर अगेंस्ट द कास्ट डिवीजन एंड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, तो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था, अनटचेबिलिटी, ठीक है, इन सारी चीजों के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, समाज में जंग छेड़ी एक तरह से। लेटर लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, देखो कांग्रेस से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन जो फर्स्ट कैबिनेट बनता है इंडिपेंडेंट इंडिया का 1952 में, तो डिस्पाइट द डिफरेंसेस उन्हें क्या बनाया गया, लॉ मिनिस्टर। तो उस समय पे पता है, उस समय की पॉलिटिक्स की मैच्योरिटी थी कि अपनी पार्टी के लोग ना होते हुए भी उन्हें कैबिनेट में ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये मैच्योरिटी थी, क्यों, क्योंकि उनके अंदर स्किल्स थी, वो कैपेबिलिटी थी, और ये दर्शाता था कि सरकार जो है, सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश ऊपर रहना चाहिए, वो मैच्योरिटी पहले की पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलती थी। तो ही वाज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, जैसे राम अटावले जो है ना, कोरोना गो, सुने वो लीडर का नाम, तो वो जो अभी जिस पार्टी में, तो उस पार्टी के फाउंडर ये थे। फिर क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसे आज बीजेपी जो है, तो आज की बीजेपी के रूट्स जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से निकलते हैं, रूट जो है या फिर सीड जो थे आज की बीजेपी के, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है। तो 1901 से 1953 तक का इनका टाइम पीरियड रहा, 1953 तक का। ही वाज बोर्न इन वेस्ट बंगाल, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब क्या, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस गवर्नमेंट में डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अलग पार्टी बनाएंगे, उसके बावजूद भी क्या था, उसके बावजूद मतलब अलग पार्टी बनाई थी उन्होंने, उसके बावजूद भी क्या, उन्हें मिनिस्टर बनाया गया। एजुकेशनिस्ट, लॉयर थे, लेटर दी फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, ठीक है। तो आज जो बीजेपी है, पहले जनसंघ के, भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। लेटर एक्टिव इन हिंदू महासभा। तो इस तरह से आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ा। लास्ट जवाहरलाल नेहरू, आई गेस लास्ट ही नहीं, एक दो और है। तो जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, लॉयर एंड कांग्रेस लीडर, जानते हैं आप उन्हें। एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड एंटी इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश रूल को अपोज करा, एंटी इंपीरियलिस्ट थे एक तरह से, ठीक है, मतलब सभी अपोज करते थे। फिर क्या, लेटर ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक रहे ये, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की तरह इन्होंने सर्व किया, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की तरह, क्लियर हुआ, एक ही टेन्योर में मतलब। फिर अगली बात क्या है, अगले लीडर जो है सरोजनी नायडू, आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ, पोएट, राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, अमंग दी फोरमोस्ट वुमेन लीडर इन दी कांग्रेस, लेटर बिकेम दी गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बोलते ना कि जो शुरुआती दौर में जो महिलाएं जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया, उनमें सरोजनी नायडू का एक बहुत बड़ा नाम रहा, ठीक है। सोमनाथ लहरी, तो अब ये क्या है, कांग्रेस के अलावा भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके बारे में बता रहा हूं। तो ही वाज द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ, राइटर और एडिटर थे, लेटर ही बिकेम द मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। सोमनाथ लहरी, जैसे अगर आप देखोगे इनके आपने बहुत सारे हिंदी में कविताएं और वो देखे होंगे, क्या
पार्ट पढ़े होंगे, ठीक है। तो दीज वर द लीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ में आया? तो अब एक बार मैं क्या करता हूं, देखो आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं रखना है, कंसोलिडेट करते चलो। तो आपने क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तो इसमें आपने दो तीन चीजें समझ ली अभी तक चैप्टर में आपने एक पिलर जो पढ़ा तो उसमें आपने साउथ अफ्रीकन स्टोरी और साउथ अफ्रीकन स्टोरी के साथ में एक सवाल का जवाब क्या कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझ लिया आपने, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जैसे अगर आगे बढ़ोगे तो फिर आपको आगे बढ़ते से क्या समझ में आया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ठीक है, तो पूरा का पूरा द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में आपने क्या क्या समझा कि क्या रास्ता हमने तय किया, ठीक है, उस रास्ते में कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, उसके लीडर्स कौन कौन थे, ये सारा सब कुछ आपने समझ लिया, है ना। अब हम जो लास्ट में एक और टॉपिक पढ़ेंगे ये वाला, तो अब हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार है क्या, कैसे बना, वो तो आपने समझ लिया पूरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या काम किया, हमने क्या क्या रास्ते तय किए, कहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ आउट किया, ठीक है, वो सब कुछ तो आपने समझ लिया। अब आपको ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलना चाह रहा है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल का डिजाइन का स्ट्रक्चर कैसे बना वो समझ में आ गया, उसके अंदर क्या है, व्हाट आर द फिलॉसफीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि आखिरकार आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है, वो चीज। तो व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो अब हम आगे पढ़ेंगे यहां से। तो द गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें अब आपको यहां जानने को मिलेगी। देखो यहां पे क्या है, तो गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, दो चीज होती है, प्रोविजन और फिलॉसफी। प्रोविजन और फिलॉसफी समझा रहा हूं मैं कि एक तो बस एक्ट होते हैं कि आर्टिकल 1 है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो आप क्या करते हो, वो आपने लिख दिया कि आर्टिकल 1 वो फैक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से संविधान के अंदर आपको कुछ प्रोविजंस मिलते हैं, फैक्ट मिलते हैं, और वो फैक्ट है तो उस फैक्ट को डालने के पीछे क्या सोच रही होगी। जैसे जैसे बात की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है बैनिंग ऑफ लिकर, लिकर का बैन होना चाहिए, ठीक है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है क्या कि ग्राम स्वराज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसको मजबूत किया जाए, तो वो एक फैक्ट है, वो एक प्रोविजन है। लेकिन उस प्रोविजन के पीछे सोच क्या रही होगी, सोच किसी लीडर की हो सकती है, ठीक है, और वो लीडर से कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन डला है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में क्या कहता है, समझ रहे हो। तो हमें जो फिलॉसफी वाला पार्ट है ना, फिलॉसफी वाला पार्ट है, सो लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार क्या कहना चाहता है, ये आपको कैसे समझ में आएगा। तो वी कैन डू दिस इन टू वेज। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, ये आप दो तरीके से समझ सकते हो। तो वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दो तरीके देखो कि मैं क्या हूं ये कैसे पता लग जाएगा, वो मेरे शब्दों से, मेरे बोलने से, मेरे विचार से पता लग जाएगा, और दूसरा कि जो मेरे करीबी है वो मुझे जानते हैं, वो आपको बता पाएंगे कि मैं क्या हूं, है ना। तो वही वाला केस यहाँ पे कि हमारा संविधान क्या है वो आपको कैसा पता लगेगा, तो एक तो संविधान से खुद पता लगेगा कि उसके अंदर क्या लिखा है, दूसरा उसे जो लोग जानते थे, जिसने उसे बनाया, वो लोग बता पाएंगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, वो लोग जैसे थे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या देखा था फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो जिन लोगों ने बनाया होगा कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोग जैसे रहे होंगे, उन लोगों के जैसे विचार रहे होंगे, वैसे विचार कॉन्स्टिट्यूशन में डले होंगे, सिंपल, ठीक है। वही चीज आपको यहां पे समझना है। तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट does our constitution want to say or what is the philosophy of our constitution by two ways, ठीक है। तो we can understand it by reading the views of some of our major leaders, major leaders के क्या views थे तो वो मैं आपको बताता हूं, और दूसरा ये है what our constitution says about its own philosophy। तो या दो तरीके, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो उससे पता लगा लो, या फिर जो लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया वो क्या कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उससे पता लग जाएगा। वो जो कहते थे वही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। तो जैसे लीडर्स की बात करें तो द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, तो यहां पे वही बताया गया कि जो लीडर्स थे वो लीडर, ये पहला पॉइंट जो है ना कि व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ
बाय वीविंग सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसे आप यहां पे देखोगे महात्मा गांधी, तो ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली येट देयर वर many member who followed his vision। तो यहां पे आपको वही बताया गया क्या कि महात्मा गांधी जो है, तो महात्मा गांधी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लीडर थे जो महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। तो अपने गुरु के विचार तो शिष्य दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे। तो जब वो शिष्य महात्मा गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महात्मा गांधी की खुशबू फैला दी। ठीक है, तो ईयर्स अगो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 he had spelled out what he wanted a constitution to do। ठीक है, तो उन्होंने बताया, देखो महात्मा गांधी क्या चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, तो उन्होंने ये बताया कि आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम all the, ठीक है, thraldom and patronage। I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is the country in whose making they have effective voice, an India in which there shall be no high class and low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony। There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs। Women will enjoy the same rights as men, as shall be satisfied with nothing else। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा देश चाहता हूं जहां भेदभाव जाति के आधार पर ना हो, मैं एक ऐसा देश चाहता हूं जहां महिलाओं को अधिकार मिले, मैं एक ऐसा देश चाहता हूं जहां पे शराब, ठीक है, जुआ, ये इस प्रकार का कोई भी ड्रग्स ना हो, मैं एक ऐसा देश चाहता हूं जहां पे गरीब से गरीब इंसान का भी वॉइस रहे। तो अब जब ये विचार थे, ठीक है, ये ड्रीम्स थे, ये प्रोमिसेस थे, सो फॉर श्योर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू हैव दीज ड्रीम्स, दीज प्रोमिसेस इनकॉर्पोरेटेड इन इट। ठीक है, तो यहां पे आपको वही समझना है, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो हमारे लीडर्स होंगे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फिर आप देखोगे जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भी, अब ये एक्सट्रैक्ट आप पढ़ लेना, हाँ मैं आपको भी बता रहा हूं। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्रीम्ड ऑफ एन इंडिया विदाउट इनइक्वालिटीज, ही हैड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर का मानना था कि सिर्फ बात करके इनइक्वालिटीज रिमूव नहीं होगी, आपको कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए ही वाज स्टर्न सपोर्टर ऑफ रिजर्वेशन, इसीलिए उन्होंने रिजर्वेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, और एट टाइम्स क्या होता था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी आमने सामने खड़े हो जाते थे। जैसे एक केस होता है रिजर्वेशन के ऊपर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर पहले बोल रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, कि अलग ही कर दो दलित्स को, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलग लीडर्स, अलग वोटर्स। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी ने उस चीज को अपोज किया। तो इस तरह से क्या है, ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन कि दलित्स का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली। और इस स्पीच में उन्होंने बताया भी गया क्या, उन्होंने बोला कि आज से हम लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे हैं, कि आजादी तो मिल गई है, ठीक है, क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी रहेगी कि राजनीतिक रूप से सबको वोटिंग राइट है, लेकिन सामाजिक रूप से अभी भी भेदभाव है, और ये भेदभाव तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप प्योर क्लियर कट रिजर्वेशन नहीं दोगे। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, ठीक है, एंड वन वोट वन वैल्यू, बट इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one vote। ठीक है, तो ये वही बताते हैं कि सोशल लाइफ जो है तो वहां पे क्या है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर वैसा है, तो वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, वो डिग्निटी को खत्म, मतलब वो कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके डिग्निटी इंश्योर करना जरूरी है। तो इस तरह से वो आइडियाज जो रहेंगे, वो ड्रीम्स जो प्रोमिसेस रहेंगे, नो डाउट ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, तो वो आइडियाज आए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। जवाहरलाल नेहरू, फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on August 15, 1947। जवाहरलाल नेहरू को जैसे अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी बताया कि वो कैसा देश चाहते हैं। तो उनकी एक फेमस स्पीच जो है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, मतलब आप अपने भाग्य के साथ में आज क्या कर रहे हो, मिलने वाले हो, भाग्य के बारे में लिखने वाले हो। तो ये मिडनाइट पे उन्होंने जो स्पीच के बारे में लिखा, उसमें पूरा बताया गया है कि कैसा देश वो चाहते थे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, इस तरह से आपने देखा कि व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो आपके लीडर्स की क्या सोच थी, लीडर्स कैसे थे। दूसरी चीज ये रहेगी कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, उसके अंदर भी तो कुछ लिखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आखिरकार। तो कॉन्स्टिट्यूशन सर इतना मोटा है, आप बोल रहे हो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, एक क्लास में कैसे पढ़ लेंगे, एक क्लास में नहीं एक जीवन लग जाता पढ़ने के लिए, इनफैक्ट एक जीवन भी कम पड़ जाता है लोगों को, पता है। तो उस सेंस में जैसे अगर हम बात करें तो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो इसमें गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो वो क्या है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान पढ़ भी नहीं सकता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बोलते हैं ना समरी है, जो क्रक्स है, जो उसका इंट्रोडक्शन है, जो उसकी एसेंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किन वैल्यूज को अपहोल्ड करता है, वो सब कुछ प्रियम्बल में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रियम्बल क्या है समझाता हूं, देखो।
तो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ऑन फिलोसफी। कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा मुंह थोड़ी ना जो खुद बोल देगा कि मेरी फिलोसफी ये है। फिलोसफी का मतलब क्या होता है, ये तो कंफ्यूजन नहीं है। फिलोसफी का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, मेरी एक फिलॉसफी है, मैं ऐसा बोलता हूं मेरी एक फिलॉसफी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पढ़ाई करना चाहिए, दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी अगर आप पढ़ लोगे तो। ठीक है, ये मेरी फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब अपनी विचारधारा, समझ में आया? आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी को फिलॉसफी से जोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो फिलॉसफी मतलब सिंपल सी चीज है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या सोचता है, कॉन्स्टिट्यूशन किन विचारधाराओं पे टिका हुआ है। तो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ऑन फिलॉसफी, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से पता चलेगा। प्रियम्बल क्या है, ये है प्रियम्बल। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन खोलते से पहला पेज आपके सामने आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहलाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहलाता है। अब अगर यहां हम समझे तो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी, तो प्रियम्बल में क्या लिखा है देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कहां से होता है, विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज। दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो एक शॉर्ट स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन जिससे स्टार्ट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज को होल्ड करता है, उसे प्रियम्बल कहा जाता है। ठीक है, तो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू ब्रिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रियम्बल। तो जैसे अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वैसे आप देखोगे साउथ अफ्रीका ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल बनाया। ठीक है, तो प्रियम्बल मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पेज जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज को बताता है, दर्शाता है। तो द प्रियम्बल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रियम्बल? तो the preamble of constitution reads like a poem on democracy. ठीक है, it contains the philosophy on which the entire constitution has been built. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जिस फिलॉसफी पर बेस्ड है उस फिलॉसफी को इस प्रियम्बल में उतार दिया जाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। ठीक है, जो आपका प्रियम्बल है वो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ बना रही है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज से अलाइंड है या नहीं है। मतलब वही वाली बात बता रहा हूं ना, समरी जो है, एसेंस जो है, वो एक पन्ने पे लिख दी गई कि आपका संविधान क्या है। ठीक है, इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एवरी प्रियम्बल ऑफ एवरी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि प्रियम्बल हमेशा क्या दर्शाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज को क्रिएट करता है, हाईलाइट करता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो देखो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद दिस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान रखना होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से स्टार्ट होता है, क्या किस तरह से स्टार्ट होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist democratic रिपब्लिक। ठीक है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर भी है, सेक्युलर वर्ड जो है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बाद में ऐड किए गए। ठीक है, ये वाले वर्ड जो है तो मतलब ये वाले वर्ड जो है तो बाद में ऐड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आया? फिर उसके आगे क्या लिखा है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सिक्योर करेंगे हम सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ में। लिबर्टी सिक्योर करेंगे, किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो अब जैसे एक एक शब्द है, ठीक है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप मतलब आपको धर्म की आजादी है, आप जिस भी धर्म की पूजा करना चाहो, मानना चाहो। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो सबको समान अधिकार मिलेंगे, सबको समान मौके मिलेंगे, वो सारी चीजें। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फैटर्निटी, फैटर्निटी मतलब भाईचारा, जिससे आप इंश्योर कर पाओ कि हर इंडिविजुअल की डिग्निटी हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो तारीख बताई गई है कि कितनी तारीख को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल वगैरह सब रेडी हो गया था। ठीक है, तो ये एक एक शब्द जो लिखा है, एक एक शब्द क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की गहराई को दर्शाता है। क्या है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, क्यों लिखा है पता है? कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, तो किसी ने ऊपर से उतर के आके नहीं दिया है हमें। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया ये दर्शाता है कि ये हमारे अपने लोगों ने बनाया है और खुद को दिया है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India। ठीक है, मतलब हमने बना के अपने आप को दे लिया ये कॉन्स्टिट्यूशन। ये लास्ट में देखो ना क्या लिखा है कि वी hereby adopt, enact and to give ourselves। ठीक है, ये हमने खुद बनाया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम है ये। समझ में आ रहा है? वो चीज रहती है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और द आउटसाइड पावर। ठीक है, मतलब ये हमारा है, अपना है, अपना जो होता है उस पर हक जताने का हक होता है ना, पूरा पूरा वैसा।
सॉवरिन, ठीक है। तो सॉवरिन पे जैसे अगर आप देखोगे तो सॉवरिन वर्ड क्या दर्शाता है, सॉवरिन वर्ड की अगर हम बात करें तो सॉवरिन वर्ड ये दर्शाता है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉवरिन शब्द समझाता हूं, जैसे आज आपके घर में क्या सब्जी बनना है ये कौन तय करेगा, मम्मी तय करेगी, खूब से खूब कभी पापा से पूछ लिया तो, या फिर बच्चों की कभी सुन ली मम्मी ने तो, ठीक है, नहीं बच्चों की तो सुन लेती मम्मी, पापा के साथ थोड़ा सा गड़बड़ रहता है ना। तो अब जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो हाँ सब्जी बन रही थी, तो बेसिकली वो सब्जी बनाना कौन तय करेगा, वो घर के लोग तय करेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि पड़ोस वाली आंटी आएगी बोलेगी अच्छा एक काम करो आज आप ये सब्जी बना लो, ठीक है, तो हम फिर उस हिसाब से सब्जी बनाएंगे, नहीं, वी आर फ्री टू टेक डिसीजंस इन आवर होम, मतलब हम क्या है, वी आर सॉवरिन, समझ में आया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हमारा परिवार सॉवरिन है। तो वैसे ही देशों की भी बात होती है कि जो देश की जनता है, देश की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो है ना, तो पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। कंट्री के अंदर क्या लॉ होंगे क्या नहीं होंगे, कंट्री को किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखना है, ये सब कौन तय करेगा, ये सब हम खुद तय करेंगे, ठीक है। वी आर सॉवरिन, तो उस सेंस में सॉवरिन वर्ड यूज किया जाता है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया एक सॉवरिन कंट्री होगा। सॉवरिन समझ में आया। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई एक्सटर्नल पावर डिक्टेट नहीं कर सकता है। वी आर फ्री टू टेक डिसीजंस इंटरनली एंड एक्सटर्नली, वो सॉवरिन वर्ड हो गया। अब क्या हो रहा है मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। व्हाट आर दी गाइडिंग वैल्यूज और व्हाट फिलॉसफी डज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू, ठीक है। तो एक एक शब्द पे क्वेश्चन बन सकता है कि सॉवरिन से क्या समझ में आया, पूरा प्रियम्बल पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल में जो वर्ड्स हैं वो किन फिलॉसफी को दर्शाते हैं। सॉवरिन समझ में आया, वी द पीपल ऑफ इंडिया समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, सोशलिस्ट, ठीक है। तो ये जो शब्द है ना, जैसे आप सोशलिस्ट सेक्युलर की बात कर रहे हो, तो ये शब्द जो है, ये शब्द बाद में ऐड किए। तो सोशलिस्ट मतलब क्या है कि सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म इन यूरोप वाली जो कहानी है, तो उसमें आपने जाना होगा, क्या जाना होगा, क्या जाना था हमने कि सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि वेल्थ जो है वो सोसाइटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तो वो सोशलिज्म का थोड़ा सा टिंच जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है, और ये ऐड करके और ये बताया कि हमारी कंट्री एकदम प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, ठीक है। अब वो बात आ रही है कि आज की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कैपिटलिस्ट ना हो, लेकिन सोशलिज्म या सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने से ये समझ में आता है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। और इसीलिए सरकार क्या काम करती है, ऐसा काम करती है कि जो ज्यादा पैसे कमाते हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है, जो कम पैसे लगाते हैं उनके ऊपर कम टैक्स लगता है, फिर टैक्स लगता ही नहीं है। तो उस तरह से वेल्थ जो है सोशली जनरेट होती है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी सोशली किया जाना चाहिए, वो चीज है, ठीक है। सेक्युलर, तो सिटीजंस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो any religion but there is no official religion, government treats all religious beliefs and practices with equal respect, ठीक है। तो यहां पे वही चीज बताई गई है कि सेक्युलर का मतलब क्या है, सेक्युलर का मतलब ये है कि धर्म निरपेक्षता की जो बात की जाती है कि हम सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर है, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो अलग अलग धर्म के लोग एक साथ आराम से रह सकते हैं। वेल्थ जो जनरेट हो रही है वो कैसी वेल्थ वाला नहीं, सेक्युलर वाला पॉइंट कि सारे रिलीजन जो है तो सारे रिलीजन एक साथ रह सकते हैं। सिटीजन जो है तो उनके पास में कंप्लीट फ्रीडम है टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। और एनी रिलीजन, दे कैन फॉलो एनी रिलीजन। और क्या कंट्री का कोई एक रिलीजन होता है, तो हमने वही बोला कि कंट्री का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी, ना किसी रिलीजन को प्रमोट करेगी, ना किसी रिलीजन को डराएगी धमकाएगी। तो उस तरह से क्या है, धर्म निरपेक्षता देखने को मिलती है आपको हमारे देश में। फिर उसके बाद में हमारा संविधान कह रहा है ना, ये डेमोक्रेटिक की अगर बात की जाए, अब बच्चे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में कंफ्यूज होते, अच्छे से समझ लेना। डेमोक्रेटिक मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक मतलब कि जो कंट्री होगी ना डेमोक्रेटिक होगी। डेमोक्रेटिक मतलब कि यहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जहां पे लोग ये तय करेंगे, लोगों के पास राइट्स होंगे, वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, वो उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करेंगे, ठीक है। तो द गवर्नमेंट इज रनिंग अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो मतलब जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी से वर्ड निकल के आया डेमोक्रेटिक। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पावर टू दी पीपल देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक का मतलब क्या है कि रिपब्लिक क्या है कि हमारे यहाँ कोई राजा नहीं होगा, हमारे यहाँ कह सकते कोई डिक्टेटर नहीं होगा, हमारे यहाँ जो रूलर होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट हेरिडेटरी पोजीशन। वो एक इलेक्टेड इंसान होगा जिसे चुना जाएगा। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में क्या डिफरेंस है, डेमोक्रेटिक ब्रॉड टर्म में जो क्या बता रही है, डेमोक्रेटिक वर्ड ये बता रहा है कि पावर टू दी पीपल रहेगी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पावर टू दी पीपल है, पीपल्स पार्टिसिपेशन है। साथ ही साथ रिपब्लिक है, मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, कोई मोनार्क या फिर कोई डिक्टेटर नहीं होगा।
समझ में आया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये हो गया। उसके बाद में एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस, जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय, ठीक है। तो सिटीजंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, ठीक है। तो यहां पे जस्टिस की बात की गई कि हमारी कंट्री में जस्टिस इंश्योर किया जाएगा। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर सेंस में न्याय होगा, समानता होगी, वो वाली बात है, ठीक है। तो देखो जस्टिस मतलब न्याय है, समानता में अभी हम इक्वालिटी अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो जस्टिस समझ में आया? जस्टिस मतलब न्याय होगा, किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पे सबको क्या किया जाएगा? कानून की नजर में सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, वो जस्टिस हो जाएगा। और कानून की नजर से बाहर भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा, वो इक्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे जैसे देखते हैं लिबर्टी, अगला शब्द क्या है? जस्टिस के बाद में लिबर्टी। तो देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजंस इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। तो यहां पे लिबर्टी मतलब क्या है? आजादी। किस चीज की आजादी? सोचने की। यहां पे लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो हर सेंस में कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं। देखो अब यहां पे रिस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसे में तो आजादी के नाम पे लोग ये बोल देंगे मेरा तो आज इच्छा हो रही है कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, ठीक है। तो मर्डर करने की आजादी थोड़ी ना है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं लेकिन अनरीजनेबल नहीं लगाएंगे। और ये हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर जब आप सिविक्स का पढ़ोगे आपका, तब आपको और इंटरेस्टिंग तरीके से जानने को मिलेगी चीजें। तो लिबर्टी में क्या है कि देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, लोगों को किसी प्रकार की अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, सारी चीजें, ठीक है। हाउ दे थिंक, हाउ दे थॉट, ठीक है, एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन द एक्शन, ठीक है। तो वो जिस तरह से काम करना चाहेंगे उस तरह से करने दिया जाएगा, उन्हें उस चीज की आजादी होगी, लिबर्टी होगी। इक्वालिटी, तो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। इक्वालिटी में वही बोला गया है कि जैसे जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज है उन्हें खत्म किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो इक्वालिटी की बात की जा रही है किसमें? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। अगर हो रहा है तो उसके लिए न्याय मिलेगा, जस्टिस भी लिखा है। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज में क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज में ये है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर रिजर्वेशन क्यों? फिर तो आगे जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना मेरे लाल, तो सब आपको अपने आप एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चले जाएगा, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे दी जाएगी कि अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली एंड इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। तो यू विल गेट दीज थिंग्स इन अपकमिंग चैप्टर्स। फिर क्या है? फैटर्निटी की बात होती है। तो जैसे अगर आप देखोगे एक और शब्द लिखा फैटर्निटी। फैटर्निटी मतलब ये है कि ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट द फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। हम सभी लोग ऐसे रहेंगे कि हम सभी लोग एक ही परिवार का हिस्सा है, कोई किसी को इंफीरियर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, कोई किसी से सुपीरियर नहीं होगा। भाईचारा यानी फैटर्निटी होता है, तो वो भाईचारा इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फैटर्निटी भी आपको देखने को मिलेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इक्वालिटी, फैटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सारे शब्द जो है प्रियम्बल में जो लिखे हैं, तो वो प्रियम्बल में जो शब्द लिखे वो क्या दर्शाते हैं? वो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझाते हैं। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से पता चलती है। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल के अंदर क्या क्या लिखा है, एक एक पॉइंट। क्या इतनी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, अगर इतनी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब आते हैं हम किस बात पे? इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या कहता है? देखो कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कंप्लीट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिलोसफीज आपने देख ली कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, जो आपके लीडर सोच रहे होंगे, वो सारी चीजें देख लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एंड फिलोसफी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? हमारी वैल्यूज, हमारी फिलोसफी जो है वो लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ स्टेटमेंट, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है, तो वो स्टेटमेंट्स रियलिटी में कन्वर्ट कैसे हो गए? जैसे मैंने आपको क्या दे दिया? आटा दे दिया। मैंने आपको क्या दे दिया? आटा देने के साथ में दाल दे दी, मैंने आपको पानी दे दिया और सारा सामान दे दिया, सब्जी वब्जी। अब आप क्या कर रहे हो? उससे क्या बना दे रहे हो? खाना बना दे रहे हो, ठीक है। तो आपने कुछ मॉडिफाई कर दिया। तो वैसे यहां विचार थे, यहां विचारधाराएं थी, यहां फिलोसफीज थी, आइडियोलॉजीज थी। अब सवाल यह था कि विचार, विचारधाराएं, फिलोसफी तो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक सिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी क्रिएट करना पड़ेगा जिससे देश चल सके। मतलब आप क्या करेंगे? आप एक ऐसा सेटअप बनाएंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, एक प्रेसिडेंट होंगे, एक इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। आप क्या देखेंगे? इलेक्शन कमीशन के साथ साथ में कैग होगी जो चेक करेगी, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग बॉडीज आप बनाओगे। तो वो जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो इंस्टीट्यूशंस हमारी कंट्री में कैसे बने? वो जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, वो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफीज, ठीक है। एंड दीज स्टेटमेंट्स एंड वैल्यूज एंड फिलोसफीज, इट एम्बॉडीज दीज वैल्यूज इनटू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, ठीक है। और यही वैल्यूज वगैरह जब क्या होती है, यही वैल्यूज वगैरह जब आप इंस्टीट्यूशनल
अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर देते हो, तब देश में इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाता हूं, बच्चे यहां पे आके फंसते हैं थोड़ा सा। देखो क्या हो रहा है, आपने देखा कि अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग लीडर्स का अलग अलग सोचना था, प्रियम्बल क्या कह रहा है वो भी आपने देख लिया, ठीक है। अब लेकिन इन विचारों को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। मेरे अंदर एक थॉट आया, क्या थॉट आया कि कुछ ऐसा कर जाओ लाइफ में कि आप किसी की लाइफ इन्फ्लुएंस कर जाओ, ठीक है, किसी की लाइफ में चेंज ला दो, कुछ एक बदलाव ला दो पॉजिटिवली। तो अब ये विचार आया, लेकिन इस विचार को अगर मुझे चेंज करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि एजुकेशन एक बहुत बढ़िया सी चीज है जहां से मैं लोगों की लाइफ बदल सकता हूं। तो अब एजुकेशन बहुत बढ़िया चीज है, वहां से लोगों की लाइफ बदल सकता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो तो एक विचार है ना, उस विचार को आपको एक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ेंगे। यूट्यूब एक इंस्टीट्यूशन हो गया, आपने वीडियो बनाया वहां पे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक स्टैब्लिश सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि व्हेन वैल्यूज एंड फिलॉसफीज आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द इंस्टीट्यूशंस, दैट इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल। समझ में आया ना। तो जैसे आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी देखते हैं, तो जुडिशरी क्यों है, क्या है जुडिशरी? इसलिए है ताकि क्या हो, जो वैल्यूज है किस चीज की, कि जस्टिस दिया जा सके। तो जस्टिस कैसे दोगे, उन इंस्टीट्यूशंस की मदद से दोगे, समझे, वो चीज है यहां पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट सी इट एज ए सैक्रेड, स्टैटिक एंड अनअल्टर्ड लॉ। तो ये वाला पॉइंट समझ में आना, एक्सप्लेन हाउ, वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे वैल्यूज और फिलोसफीज इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में कन्वर्ट होती है। और इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स में जैसे अगर आप देखेंगे तो उन वैल्यूज, उन फिलोसफीज पर बेस्ड आपने इंस्टीट्यूशंस तो बना दिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेकिन ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है, बस जो बन गया 70 साल पहले बहुत अच्छा बना था, अब नहीं बदलेंगे। आप क्या देखते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्हें भी ये समझ में आता है कि क्या है, विद टाइम सोसाइटी बदलेगी। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या है, उस टाइम पीरियड में एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी जो थी, तो एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी को ऐसा माना जाता था कि उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, देखो मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं आपको, उसमें किसी तरह से वो नहीं, हुड़दंग नहीं मचाना है, ठीक है। रेफरेंस क्या दे रहा हूं आपको मैं, कि उस समय पे सोसाइटी को ऐसा लगता था यार अननेचुरल है ये, लेकिन आज धीरे धीरे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है, तो अब जुडिशरी ने क्या किया, उस चीज को लीगलाइज किया, लॉ की तरह रिकॉग्नाइज किया। समझ पा रहे हो ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि आगे चल के सोसाइटी जो है वो चेंज होगी, मॉडिफिकेशन होगा, समाज बदलेगा, समाज का देखने सुनने का नजरिया बदलेगा, ठीक है, थिंकिंग बदलेगी। तो उस तरह से आपको क्या है, उस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देवर दी, ठीक है, दे हैड अ वेरी फार साइड, ठीक है, बहुत दूरदर्शी थे वो। तो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट सी इट एज ए सैक्रेड, स्टैटिक एंड अनअल्टर्ड लॉ। अनअल्टर्ड लॉ की तरह नहीं देखा जा रहा था कि पत्थर की लकीर है, ठीक है। देयरफॉर दे वर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग एंड दे गेव द प्रोविजन, देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। सिंपल सी चीज है ना, आपका लैपटॉप जो कंपनी बनाती है, जब वो इतना समझ सकती है कि विद टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस को अपडेट करते रहना पड़ेगा, तो लैपटॉप भी अपडेट होते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां पे भी थी कि उन्हें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो देश चलाएगा, ठीक है, जो आपका काम चलाने के लिए एक लैपटॉप होता है, उसको अपडेशन की जरूरत लग जाती है, तो देश चलाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लगेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दीस चेंजेस आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो इसीलिए आप जिसे देखोगे तो इन इंस्टीट्यूशंस में, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव जरूरी है, तो बदलाव लाने के लिए क्या है, टाइम टू टाइम आप चेंजेस ला पाओ। तो जब टाइम टू टाइम चेंज लाते हो, अमेंड करते हो, तो अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं कि फाड़ फूड़ के फेंक देते हो और बोलते हो कि जैसा आप फाड़ दो इस कानून की किताब को, ठीक है, ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट मतलब क्या है कि आप एक प्रोसेस के थ्रू, कि पार्लियामेंट में लॉ पास होता है, ठीक है, उस लॉ को फिर क्या है 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाता है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पत्थर की लकीर नहीं है, स्टैटिक नहीं है, उसमें भी बदलाव आ सकता है, उसमें भी चेंज लाया जा सकता है। और जब चेंज लाते हो तो दैट चेंज इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, समझे, ठीक है। तो द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन कंट्री इज एज फॉलोज, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन वेरी लीगल लैंग्वेज। बहुत लीगल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे, जुडिशरी की क्या पावर होगी, एग्जीक्यूटिव की क्या पावर होगी, लेजिस्लेचर की क्या पावर होगी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन होगा तो इलेक्शन कमीशन की क्या पावर होगी, ठीक है, वो सब कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो है वो बड़ा आसान है कि कोई लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी अपहोल्ड करता है, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है, यूपीएससी वाली जो बॉडी है तो इलेक्शन वो क्या करते हैं, एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाएगी, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है तो फाइनेंस के मुद्दे संभालेगा। तो इस तरह से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल लैंग्वेज में हर इंस्टीट्यूशन के बारे में, हर इंस्टीट्यूशन के बारे में जो देश में है उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वो उतना स्टैटिक, मतलब क्या है, उतना लीगल लिखा हुआ है, उतना लीगल है नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, ठीक है। तो दूसरे देशों जैसे हर कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, वैसे ही
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी का पूरा प्रोसीजर है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी, चुनाव कैसे होंगे, कितना वोट कैसे, क्या वो सारी चीजें। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर एंड टेक विच डिसीजंस। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन में किस इंस्टीट्यूशन के पास कितनी पावर होगी, कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या डिसीजन लेगा, वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजंस दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। और इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऐसा सेट करता है कि सरकार हावी ना हो जाए जनता के ऊपर, वो क्या करती है, एक लिमिट सेट करती है सरकार जनता के ऊपर। तो दिस वाज द होल स्टोरी, दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। ठीक है, हमारा चैप्टर यहां पे होता है समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई, सारे टॉपिक जो है क्रिस्टल क्लियर हो गए। चैप्टर हमारा यहां पे कंप्लीट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इंपॉर्टेंट चीज और आगे सुनते चलो, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो एज दी प्रैक्टिस, ठीक है, रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या कि आपको जिस दिन सेशन मिलता है, सेशन के जस्ट पीछे लगाया क्या रहता है, सेशन के जस्ट पीछे एकदम लगाया हुआ आपका स्पेशल क्लास रहता है। स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पर होता है, जहां पे आप अपने डाउट्स वगैरह, जैसे अभी जो स्पेशल क्लास होगी तो उसका एक एजेंडा रहता है, तो हम डाउट सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने एजुकेटर्स के साथ में इंटरफेस समझ सकते हैं अनअकैडमी ऐप का। तो 5:30 से 5:60 60 मिनट की अभी आज लेक्चर देख रहे हैं 24 जून। अभी इसके बाद में क्या है, बस लेक्चर खत्म हुआ और फिर हम क्या करेंगे, स्पेशल क्लास में ज्वाइन करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्पेशल क्लास का टॉपिक क्या होगा, डाउट सॉल्विंग फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। पूरा चैप्टर देखने पर अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आया है तो अगली चीज, ठीक है, आप स्पेशल क्लास ज्वाइन करोगे, डाउट सॉल्व करोगे, तो वहां पे एक इंटरेस्टिंग और मैं आपको चीज बताता हूं, एक ऑल इंडिया लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होता है अनअकैडमी पर, जिसका नाम है कॉम्बैट। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट। ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है, तो 9th और 10th के लिए एक मेगा कॉम्बैट होने वाला है। कब होगा, 26 जून को 11 AM को सुबह। ठीक है, 26 जून 11 AM घर में बैठे आराम से मोबाइल में आपको टेस्ट देना है। क्या होगा टेस्ट में, 45 मिनट में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और अगर आप जीतते हैं इन द सेंस कि देखो हमेशा जीतना और हारना मायने रखता है, आप अपने आप को टेस्ट करोगे कि आपकी क्या प्रिपरेशन लेवल है। ऑल इंडिया लेवल पे आपकी एक रैंक बनेगी, तो उस रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप्स मिलती है। स्कॉलरशिप्स के साथ साथ क्या है, बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस। और मजेदार चीज है कि अब ये गेमिफाइड तरीके से हिंदी में भी है। ठीक है, प्राइजेस में आप लैपटॉप, स्मार्टफोन, साइकिल, स्पीकर, हेडफोन, गिफ्ट वाउचर, मल्टीपल चीजें जीत सकते हो। तो ऑल व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट। ठीक है, मजेदार टेस्ट है, 26 जून को होगा 11 बजे। इस टेस्ट में आपको एनरोल करना है, बस एक कोड इस्तेमाल करना है, बाकी एब्सोल्युटली इट इज फ्री। ठीक है, तो इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए यू कैन यूज द कोड DIGRAJ दिगराज और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यूज दिस कोड DIGRAJ दिगराज, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप फॉर फ्री इस टेस्ट में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनअकैडमी प्लस की बात करते हैं। तो यू नो कि देयर आर पेड सब्सक्रिप्शंस आल्सो। तो पेड सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सारी चीजें मिलती हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है आपको। ठीक है, तो मतलब ये एडवांटेज आइकॉनिक के हैं। स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक आपको पर्सनल मेंटर मिलते हैं, वो सारी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की चीजें हैं। ठीक है, अब प्लस और आइकॉनिक हो गया। अब इसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है, यहां पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग किस तरह से होता है, देखो प्राइसिंग समझा दूं मैं आपको। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो प्राइसिंग में क्या हो रहा है कि 12 मंथ का, जैसे मैं आपको बताऊं तो पर मंथ के हिसाब से आपको ये 1653 का पड़ता है। बट इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर अनअकैडमी प्लस एट 1488 रुपीज। ठीक है, उसके अलावा जैसे आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक में 3086, क्योंकि एडेड एडवांटेजेस है तो 3086 का पड़ता है। लेकिन इफ यू आर यूजिंग द कोड तो अगेन यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्सक्रिप्शन यू आर टेकिंग, यू विल गेट 10% डिस्काउंट और द मैक्सिमम डिस्काउंट व्हिच इज प्रिवेलेंट एट दैट टाइम बाय यूजिंग द कोड दिगराज। तो आपको आइकॉनिक 2777 में पड़ता है। ठीक है, अब ये सब्सक्रिप्शन लेके आप इस तरह से बैचेस, जैसे अभी 15 जून से ये बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और कंटिन्यूस बैचेस चलते रहते हैं। तो जैसे मेरी जो क्लासेस होती है क्लास 9th की अगर बात करें तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 8:45 से 9:45 रेगुलर क्लासेस होती है, जिसमें हम लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के फॉर्म में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, और भी टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जैसे 10th का ये बैच स्टार्ट होने वाला है। फाइन, सो दिस इज द स्टोरी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। कहानी भी खत्म होती है हमारी। आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगा तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, विन प्राइजेस अंडर बग्स बाउंटी प्रोग्राम। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। अब पूरी तरह से हम आज के सेशन को खत्म करते हैं। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको सारी चीजें समझ में आई, कैसा लगा चैप्टर बताइएगा। कोई डाउट है तो स्पेशल क्लास में ज्वाइन करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी